देश में चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई चल रही है। 5 साल में एक बार अपने फेवरेट कैंडिडेट, अपने फेवरेट पार्टी को 1000-2000 रुपए दे दीजिए, फिर सरकार आपके लिए काम करेगी। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो वे पूंजीवादियों के लिए काम करेगी। आइडियलिज्म के नजरिए से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन अगर मैं प्रैग्मेटिज्म से देखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आज इस स्थिति के बाद एक स्थिति इस देश में आने वाली है कि जितना विपक्ष को पैसा आज मिल रहा है या आज मिल गया है, उसका 1/4 भी अगर नरेंद्र मोदी दोबारा जीत जाते हैं तो ऐसा पॉलिटिकल वातावरण होगा, पॉलिटिकल, कि विपक्ष को जितना पैसा आज मिला है वो मिलना बंद हो जाएगा। एक अंदेशा ये था कि इसमें जो पैसा है वो किस सोर्स से आ रहा है वो इस्टेब्लिश करना थोड़ा कठिन होगा और इससे शेल कंपनीज भी इस गेम में आ सकती हैं। क्वेश्चन एक ही है कि क्या किसी सत्ताधारी दल ने किसी उद्योगपति को या संस्था को अनुचित लाभ दिया और उससे जो धन मिला उसे अपने चुनाव में लगाया। कद्दू कटा है, सब में बटा है, लेकिन बटा किसके पास है ना? 50% अगर कद्दू बट गया एक के पास और बाकी 50 पार्टियों के पास बाकी का 50% कद्दू बटा, तो उस पर सवाल करना चाहिए। बेदी ने कहा कि कद्दू कटा सब में बटा। साहब, जिन कंपनियों के नाम आप ले रहे हैं ना, वो एवोकाडो काटने वाली कंपनियां हैं, और कुछ लोग इस देश के अंदर, नेता, कॉर्पोरेट, वो अब स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच चुके हैं जहां कानून के लंबे हाथ नहीं पहुंचा करते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के क्या मायने हैं, राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे, जमीन पर असर क्या होगा? जो वॉर लाइक सिनेरियोज होते हैं कि एक प्लान होता है कि इन केस दिस हैपेंस वी विल रोल आउट प्लान बी, पर आम आदमी पार्टी के लिए प्लान A, B, C, D अभी तक सिर्फ अरविंद केजरीवाल रहे हैं। तो बार बार जो बात कही जाती थी कि ये जस्ट अनदर पार्टी नहीं है, अब इस परसेप्शन को मजबूती से कहा जा सकेगा कि ये जस्ट अनदर पार्टी है जिसके दामन पर दाग है। अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी विकट परिस्थिति है कि सरकार बचाई जाए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री रहते हैं जेल से तो सरकार जाने का संकट है, उपराज्यपाल एक रिपोर्ट देंगे और सरकार चली जाएगी, और अगर वहां मुख्यमंत्री बदलते हैं तो पार्टी बचाने का संकट है। तो ये दोनों संकट एक साथ आ गया है, और तीसरा संकट तो है ही कि वो खुद जेल चले गए हैं। ईडी का ये कहना है कि 2 बड़े अधिकारियों के बारे में आखिरकार अरविंद केजरीवाल जानकारी इकट्ठा क्यों कर रहे थे? क्या ये जानकारी कानूनी रूप से हासिल की गई थी या गैर कानूनी रूप से हासिल की गई थी? क्या इन दोनों अधिकारियों की जासूसी की जा रही थी? अरविंद केजरीवाल के पास कई सारे पत्ते हैं, तो बीजेपी भी कई सारे और भी ट्रम्प कार्ड लेकर के बैठी हुई है। अगर आपको पता चले देश में चुनाव है, ये एक वाक्य बहुत अर्थवत्ता लिए हुए है अपने आप में। देश में चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई चल रही है। सुनवाई चल रही है और पहुंच रहा है आंकड़ा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे। एसबीआई ने आंकड़े दे दिए, चुनाव आयोग ने अपलोड कर दिए, मिलान हो गया, नए सिरे से बहस चल रही है। कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के रिश्ते की आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। देश में चुनाव है, गठबंधन हो रहे हैं, पार्टियों की अदला बदली हो रही है, आंखें दिखाई जा रही हैं। देश में चुनाव है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। देश में चुनाव है और नेता नगरी में इस पर होगी विस्तार से बात। नमस्कार, एक और राजनीतिक शो नेता नगरी जिसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। इस हफ्ते विस्तार से बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर 4 अहम विद्वानों से, जिसमें पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार, पूर्व चुनाव आयुक्त और इस मामले में एक लिटिगेंट शामिल हैं। उसके बाद रुख करेंगे आम आदमी पार्टी की राजनीति पर नज़र रखने वालों से। इलेक्टोरल बॉन्ड ये देश में चर्चा का विषय है, जुडिशरी में और कार्यपालिका में भी, और होना भी चाहिए, क्योंकि बात हमारे और आपके चुनाव की है। बात इसकी है कि किसकी बात का वजन सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर नेता नगरी में आज विस्तार से बात करेंगे। 4 विद्वानों का ये पैनल है और इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने साथी और इस शो के प्रोड्यूसर गौरव ताम्रकार का, जिन्होंने इस विद्वत परिषद का समय उपलब्ध कराया। हमारे पहले मेहमान हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के चेयरमैन
इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने वाले और IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर भी, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री। प्रोफेसर शास्त्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते सर। हमारे दूसरे मेहमान हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे और एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे अशोक लवासा जी, जो लगातार इस विषय पर कई अखबारों में अपनी विद्वतापूर्ण टिप्पणियां लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि लूप होल्स कहाँ कहाँ हैं। अशोक लवासा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। प्रणाम। नमस्कार। हमारे हमारे तीसरे मेहमान हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर, जिनका नाम है P वैद्यनाथन अय्यर। वैद्यनाथन अय्यर साहब ICIJ से जुड़े हुए हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में आर्थिक मामलों में खास तौर पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करती है। ये इसके मेंबर हैं और पनामा पेपर्स में इस संस्थान को अपनी जांच के लिए, जिसमें P वैद्यनाथन अय्यर भी शामिल थे, पुलित्जर प्राइज, ये दुनिया में पत्रकारिता के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक होता है, वो भी मिला है। P वैद्यनाथन अय्यर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। धन्यवाद। और हमारे चौथे मेहमान हैं जो नेता नगरी की शोभा निरंतर बढ़ाते आ रहे हैं, जिस न्यूज़ में न्यूज़ डायरेक्टर, वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर। सौरभ जी, लवासा साहब, वैदी, सबको नमस्कार। प्रोफेसर शास्त्री, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं और ये जानना चाहते हैं हम और हमारे दर्शक की एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के ऑब्जर्वेशंस क्या थे और एतराज़ क्या थे इलेक्टोरल बॉन्ड की इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ, जो आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या थे और अब जो जानकारी सामने आ रही है आप उससे कितने मुतमईन हैं? प्रोफेसर शास्त्री। इसमें एक ही मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पारदर्शिता नहीं है। सारा पैसा गुप्त रूप से दिया जा रहा था और हमारा मानना है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकार किया, कि हमारे भारत के मतदाताओं को पूरा अधिकार है कि उनको पता चले कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। सिंपल सा यही मुद्दा है। और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधार पर आर्टिकल 19(1)(a), जिसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार बोलते हैं, उसके आधार पर उन्होंने हमारी याचिका को मानी और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द किया। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो इसमें बहुत सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। अभी तक मैं इतना ही कहूँगा। प्रोफेसर शास्त्री, मैं चाहता हूं कि हमारे विद्वान दर्शकों को आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए सर, देखिए इसमें जो लीगल पॉइंट है वो 5 लीगल पॉइंट है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को उसका अमेंडमेंट किया कि भाई इसको हम बदल रहे। इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसके आधार पर हमारे चुनाव चलते हैं, उसका भी उन्होंने अमेंड किया। और कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट जो होता है, 4 एक्ट्स को उन्होंने अमेंड किया। और उसके बाद लोकसभा में पास करने के बाद राज्यसभा में, क्योंकि वो पास नहीं हो पाएगी, उन्होंने उसको मनी बिल के अंडर में राज्यसभा में पास करा दिया। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल ये होता है कि जिसमें केंद्रीय सरकार का कुछ अहम वो होती है, मीन पार्टिसिपेशन होती है, मगर इसमें केंद्र सरकार का कुछ नहीं था। तो हमने जो चैलेंज किया तो उन्होंने चारों के चारों अमेंडमेंट को रद्द किया और गैर संवैधानिक ठहराया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कीम को मतलब खारिज कर दिया। तो इसमें कई मामले थे कि भाई राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन, कि जो दाता है उसका एक राइट टू प्राइवेसी है। इस विषय पे भी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा गहराई से अपने जजमेंट में लिखा और अंत में इस निर्णय पे आए कि भाई राइट टू प्राइवेसी से ज्यादा ऊंचा है राइट टू इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी में। दूसरी बात आई, सरकार कह रही थी कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, मगर इलेक्शन कमीशन ने, हमारे पूर्व इलेक्शन कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन ने सरकार को लिखित में दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस करने के पहले लिखित में दिया था कि इट हैज द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग ब्लैक मनी, मतलब इस स्कीम से ब्लैक मनी बढ़ेगी। अब उसके आंकड़े बताऊं मैं, 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इंट्रोड्यूस करने के बाद जो ब्लैक मनी का सीजर हुआ इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो रिकॉर्ड सीजर हुआ। तो अगर सरकार की बात सही थी तो ब्लैक मनी ज्यादा क्यों हुआ? तो ब्लैक मनी को, इसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो कैश तो चल ही रहा था और अभी भी चल रहा है।
तो ये जो मामले हैं, और दूसरी बात जो मैं बहुत ही भयंकर मानता हूं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी देश में उसका सोल अथॉरिटी होता है कि भाई जो पैसे है ना, इसको बोलते हैं कि करेंसी नोट, करेंसी नोट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए केवल इलेक्शन कमीशन के पास ही अथॉरिटी होता है। तो जैसे ये 500 रुपए का नोट है, इसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर वगैरह। इलेक्शन कमीशन या आरबीआई जो है, सॉरी गलती बोला, आरबीआई के पास होता है। तो इन्होंने आरबीआई एक्ट को अमेंड किया और कहा कि केंद्र सरकार को भी अधिकार है, वो किसी भी शेड्यूल्ड बैंक, आरबीआई ने किसी भी शेड्यूल्ड बैंक को बोले कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करिए, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक करेंसी नोट है, क्योंकि वो बेरर बॉन्ड है। तो आरबीआई ने भी ऑब्जेक्शन लिख के दिए कि ये जो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी ऑफ भारत है, इसके ऊपर ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में भारतीय करेंसी का जो कॉन्फिडेंस है वो भी घट जाएगा। तो दो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन, दोनों ने मना किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आप मत कीजिए, फिर भी किया, और राज्यसभा में उन्होंने मनी बिल के थ्रू किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल ही जबरदस्त ऑर्डर दिए हैं और इसको रद्द किया है। जी प्रोफेसर शास्त्री, हम लवासा साहब के पास जाएं, इससे पहले एक सवाल और, एक आर्गुमेंट बार बार आ रहा है कि ये भी तो मुमकिन था कि अब इस पारदर्शिता को भविष्य में लागू किया जाए, क्योंकि जब इन लोगों ने चंदा दिया था तो इनको एक सोवरेन का प्रॉमिस मिला था, देश में बने संसद के कानून का एक प्रोटेक्शन मिला था कि इनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा, जिससे इनके बिजनेस इंटरेस्ट पर फर्क ना पड़े, और वो सोवरेन की प्रॉमिस का क्या, व्हाट डू यू से ऑन दैट सर? देखिए सर, एक बात आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो ये 6 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे आए थे वो ओनली 45% है। 55% जो है वो डायरेक्ट डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वैसे भी पारदर्शित हैं जी, तो उनके नाम तो पब्लिक में हैं। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जो डोनेशन कर रहे हैं उनका नाम पब्लिक में आएगा और कुछ लोगों का नहीं आएगा? तो इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मतलब अपना 232 पेज का फैसला दिया है सर। और इस इशू को भी, इस सवाल पे भी वो गए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई हमको वोटर और डेमोक्रेसी एक तरफ है, राइट टू इंफॉर्मेशन, और दूसरी तरफ है आप जो कह रहे हैं कि भाई राइट ऑफ डोनर, कि भाई वो गुप्त रूप से पैसा दे। तो दोनों को बैलेंस करते हुए उन्होंने पुराने जजमेंट देख के और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर यह कहा कि भाई नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं, इसको भी पब्लिक करना पड़ेगा। जी अशोक लवासा जी, बार बार जिक्र हो रहा है कि आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस वक्त इसकी मुखालफत की थी, आप इस पर हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? आप इलेक्शन कमीशन में रहे हैं। जो सवाल आपने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने इसका की क्यों मुखालफत की थी या अपने जो व्यूज थे वो क्यों दर्ज कराए थे सरकार के सामने, त्रिलोचन शास्त्री जी ने बता दिया। इलेक्शन कमीशन एक तो ये मानता था कि ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग इज द कोर प्रिंसिपल फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर इलेक्शंस जी, और दूसरा ये एक अंदेशा ये था कि इसमें जो पैसा है वो किस सोर्स से आ रहा है वो इस्टेब्लिश करना थोड़ा कठिन होगा, और इससे शेल कंपनीज भी इस गेम में आ सकती हैं। तो मिसाल के तौर पर आप ये लीजिए कि जैसे डेजिग्नेटेड अकाउंट या केवाईसी अकाउंट से पैसा आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ द पार्टी में जा रहा है, वो भी एक पारदर्शिता का एक सिद्धांत है। लेकिन आप ये समझिए कि जैसे अगर आपने एक हाईवे बना दिया, तो क्या आप इस चीज की गारंटी लेते हैं कि उस हाईवे पे कोई ऐसी गाड़ी नहीं चलेगी जिसके अंदर कोई चोरी का माल ना हो? सो चैनल और सोर्स, इसमें थोड़ा फर्क है, और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने अपने रिजर्वेशंस दायर किए थे। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, जो मैंने आपके अखबारी कॉलम्स का हवाला दिया कि अभी आपको सरकार की तरफ से जो बचाव में तर्क आ रहे हैं उसमें क्या क्या लूप होल्स दिख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से लिखित में हाईलाइट किया है कि अभी एज अ सिटीजन हमको क्या क्या जानकारी नहीं मिल पा रही है, कहाँ कहाँ और पारदर्शिता की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अब तो लगभग सारी जानकारी सामने आ गई है, और किसने बॉन्ड खरीदे,
और किसको दिए, उसका नंबर क्या था, ये जो लिंक है, हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये लिंक नहीं खुद इस्टेब्लिश किया, लेकिन कई लोगों ने इस लिंक को इस्टेब्लिश किया है। तो ज्यादातर जो दिलचस्पी लोगों की थी कि किसने दिया, किसने खरीदा, किसको दिया, और उससे किस पॉलिटिकल पार्टी को लाभ हुआ। बाकी जो मीडिया में आ रहा है या क्विड प्रो को का जो की बात की जा रही है, मुझे लगता है ये एक अलग मसला है और इसको पॉलिटिकल फंडिंग या इलेक्शन फंडिंग से अलग दृष्टि से देखना चाहिए। और इस तीसरा मुद्दा जो ब्लैक मनी का है जी, ये चारों अलग अलग पहलू हैं इस समस्या के, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उससे ये चारों पहलू अलग अलग आते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग एक मसला है, कैंपेन फंडिंग दूसरा मसला है, उस पर हम बात करने वाले हैं सर। लवासा जी ये मेरे साथी हैं निखिल भाट, इनका एक सवाल है आपके लिए। जी सर, छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं और आपके लिए बहुत आसान होंगे। पहला सवाल हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप उस टाइम कमीशन में थे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, और आपने बहुत उस टाइम एग्जैक्टली क्या हुआ था उसके बारे में कम लिखा है, लेकिन जो लोग उस टाइम पे इन द नो थे वो ये जानते हैं। उनका लगातार ये कहना रहा है कि इलेक्शन कमीशन का आइडिया नहीं था जिस शक्ल में बॉन्ड की स्कीम हमारे सामने आई थी। हम पहली चीज ये जानना चाहते हैं कि आइडिया था किसका? सर किसका आइडिया था ये इलेक्टोरल बॉन्ड? मुझे तो नहीं पता इसका आइडिया था, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन का आइडिया नहीं था, ये तो मैं कह सकता। अच्छा, आप ये कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन का आइडिया नहीं था, यानी हम ये मान सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार का आइडिया था? जो मैंने कहा कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है जी तो जाहिर सी बात है सरकार का आइडिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। निखिल जी, मैंने बस कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री के हवाले से वो पूछा था कि क्या वास्तव, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ जो 3 स्तंभ हैं पार के, उनमें से किसी को भी इलेक्शंस की जिम्मेदारी नहीं दी कि हमने एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई। तो क्या उस इंडिपेंडेंट बॉडी को ये लगता था कि इलेक्शंस के लिए बॉन्ड जरूरी हैं? उसका जवाब आपने दिया। दूसरा सर, आप एक बहुत बड़े बैंक को संभाल रहे हैं और आपके पास संभाल रहे थे, माफ कीजिए, लेकिन आपके पास वो अनुभव है। हम ये जानना चाहते हैं कि जितनी जानकारी पब्लिक हुई है और जिस रूप में पब्लिक हुई है, क्या वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी इन योर एक्सपीरियंस कि उसको टैबुलेट करने में 30 जून तक का समय मांग रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में है, उनके पास भी काफ़ी सिस्टम्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। क्या कितनी डेटा क्रंचिंग थी जिसके लिए इतना समय मांगा जा रहा था, और अब जो इन 1-2 हफ्तों में बाहर आ भी गई? देखिए, इसका जवाब तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही दे सकती है कि उन्होंने कोर्ट के जजमेंट को कैसे इंटरप्रेट किया और किस स्तर पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमको ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी है या इलेक्शन कमीशन को देनी है इन रिस्पॉन्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और उस इंफॉर्मेशन को देने में कितना समय लगेगा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बता सकती है। लेकिन जैसा कि अब जाहिर है कि जो इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा वो उन्होंने जैसे ही कहा तो प्रदान कर दी, और उसके बाद जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास थी अब वो एफिडेविट के जरिए उन्होंने ये सत्यापित किया है कि भाई हमने जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी एक्सेप्ट द केवाईसी ऑफ द परचेजर बिकॉज दे कम अंडर द कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, तो वो उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया। तो जी प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, उन्होंने इंफॉर्मेशन जो मांगी थी वो दे दी थी। अब वो 136 दिन में वो क्या करना चाहते थे ये कहना बड़ा मुश्किल। जी, हमारे पास पी वेदांतन अय्यर साहब हैं और इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट है जिसमें 3 बड़ी पार्टियां बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के लिए डोनेशन के हिसाब से 3 बड़ी पार्टियां, उनको किसने, मेगा इंजीनियरिंग ने या क्विक सप्लाई चेन ने या वेदांता ने, भारतीय एयरटेल या मदन लाल लिमिटेड ने कितना पैसा दिया, इन सब के ब्यौरे हैं जो हम आपको ग्राफिक्स में दिखाएंगे। मैं एक आखिरी सवाल त्रिलोचन शास्त्री जी और अशोक लवासा जी से ये पूछना चाहता हूँ, आप दोनों लोग अपने अपने ढंग से इस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इट्स अ डिटेल्ड क्वेश्चन। क्या अब ये जो हमने लिंकिंग कर दी इसके बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्योंकि हम सब अंततः ये चाहते हैं, 1, इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टियों को लोगों से चंदा मिले, इससे किसी को एतराज़ नहीं है, दुनिया के सारे लोकतंत्र में ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें पारदर्शिता हो और हमें ये आश्वासन हो कि चंदे के जरिए
नीतियों के निर्धारण में कोई अपने धनबल से प्रभाव नहीं डाल रहा है, एक क्लैरिटी हो इस चीज को लेके। दिस इज पॉइंट 1। तो अब आगे इसमें लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? दूसरा, कई सर्कल्स में ये बात आई कि जिन्होंने इतना ज्यादा चंदा दिया उनकी अपनी कंपनी की बैलेंस शीट इतनी दुरुस्त नहीं है कि वो इतना ज्यादा चंदा दे सकें। तो क्या एडीआर इस पर भी आगे कोर्ट में जाएगा या ऑलरेडी है? प्रोफेसर शास्त्री। नहीं, हाँ नहीं, देखिए एक बात मैं कह दूं कि हमारे पास 18,742 18,742 हमने लिंक किया। 5 बजे कल शाम को इलेक्शन कमीशन ने अपने उसमें डाला वेबसाइट में, और 11 बजे तक ये तैयार था। तो जो ये एसपीआई कह रही थी कि 3 महीने चाहिए, वो 6 घंटे में हो चुका, और केवल मुझे ये 2 अलग अलग सोर्सेज से मिले, तो 3 महीनों की कोई जरूरत नहीं थी। अब रहा आपका सवाल कि आगे क्या होना चाहिए, आपने तो बिल्कुल अपने सवाल में ही उसका जवाब दे दिया है। तो हम भी चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, हम ये भी चाहते हैं कि हमें पता चले कि इस पैसों की वजह से किसी कंपनी या किसी प्राइवेट पार्टी को पब्लिक के से भी ज्यादा फायदा मिल रहा है, कि उनका प्रभाव ज्यादा चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात एक है जो आपने नहीं कही थी कि एक कुछ हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो ये कंपनीज एक्ट में हम उसको देखेंगे, उसको एक बार स्टडी करना है कि अब हमारे देश में कुछ कंपनियां हैं और कुछ व्यक्ति भी हैं, और खुशी की बात है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, कि वो पूरे पार्लियामेंट को खरीद सकती है। 5 करोड़ 10 रिपोर्ट सबको देख के सबका इलेक्शन वो फंड कर सकती है। तो दे शुड बी लिमिट, एक लिमिट होना चाहिए कि एक व्यक्ति या एक कंपनी कितना पैसा दे सकती है। तो ये ऑलरेडी थोड़े हाई लेवल पे है, पहले तो उन्होंने लिमिट हटा दी थी, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करने के बाद उन्होंने 7.5% डाला है, बट 7.5% ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी वो भी हजारों करोड़ में जाता है। सो हम इसको भी थोड़ा देखना चाहते हैं कि भाई किसी बड़े कंपनी या बड़े धनवान आदमी के पैसा पूरा इतना धनबल के आधार पर चुनावों को वो कंट्रोल ना कर पाए। और तीसरी बात जो है कि इसका आगे जाके क्या होगा, तो जैसे लवासा साहब ने कहा, ये जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी का मुद्दा अलग है। ब्लैक मनी को अगर हम बंद करना चाहते हैं तो सरकार और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास, आज हमने सुना कि एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इंटेलिजेंस ब्यूरो और इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास मालूम होता है कि ब्लैक मनी कहाँ है, तो उसको जाके पकड़ें, हमें कोई एतराज नहीं है। मगर ब्लैक मनी और ये जो इलेक्टोरल स्कीम है उसमें कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अब इसको हम कैसे और पारदर्शिता लाएं? तो 2 चीजें हैं जो हम कह रहे हैं कि अगर पारदर्शिता 100% हो और लिमिट्स ऑन फंडिंग हो, तो वी कैन कंसिडर कभी कभी कि पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि क्राउड फंडिंग। तो असली डेमोक्रेसी के लिए अगर हमने एक हिसाब लगाया कि हमारे देश के हर एक मतदाता लगभग 80 या 90 करोड़ हैं, अगर सब लोग 5 साल में एक बार औसत 1,000 रुपए देते हैं तो चुनाव का पूरा खर्चा निकल जाएगा, एज रिपोर्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम तो जनता को कहते हैं कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी से रिश्वत मत लीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करिए। 5 साल में एक बार अपने फेवरेट कैंडिडेट, अपने फेवरेट पार्टी को 1,000-2,000 रुपए दे दीजिए, फिर सरकार आपके लिए काम करेगी। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो वे पूंजीवादियों के लिए काम करेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं। सौरभ जी, थैंक यू। थैंक यू प्रोफेसर शास्त्री। लवासा जी, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, इलेक्शन ट्रस्ट की भी बार बार बात आ रही, थोड़ा दर्शकों को अगर आप उसके बारे में बता सकें, ये क्या व्यवस्था है? देखिए, 2013 में एक कानून बना था जिसमें ये प्रावधान था कि कोई भी जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना चाहता है कंपनीज, वो एक ट्रस्ट भी कायम कर सकता है, और जो ट्रस्ट कायम होगा उसके अंदर वो कंट्रीब्यूशंस रिसीव किए जाएंगे, और एक प्रक्रिया के तहत जो ट्रस्ट आगे किस किस को देता है वो ट्रस्ट फैसला करेगा। उसमें 5% तक वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के तहत रोक सकता था पैसे, और बाकी वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता था। उसमें जो मुख्य बात थी वो ये थी, बाकी तो सारे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के प्रावधान और सारे उसमें भी लागू थे जैसे बाकी पॉलिटिकल फंडिंग में थे, लेकिन वो ट्रस्ट के जरिए ये हुआ कि भाई
जितने डोनर्स ट्रस्ट को पैसा देते हैं, आप डायरेक्टली उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी जो उसको पैसे को रिसीव कर रही है उनके साथ लिंक नहीं कर सकते। और वो ट्रस्ट जिम्मेदारी है ले रही है कि वो ट्रस्ट किसको पैसा देती है। ये प्रक्रिया थी। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में काफी विस्तार से टिप्पणी की है। और ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट अब बेमायने हो गई है, ट्रस्ट अभी भी कायम है। और अभी भी इस दौरान जब बॉन्ड्स जाते हैं तो ट्रस्ट के जरिए भी पैसा गया है। इनफैक्ट किसी ट्रस्ट ने भी बॉन्ड खरीदा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं पॉलिटिकल फंडिंग के। दैट इज एज फार एज द ट्रस्ट इज कंसर्न। सो द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द ट्रस्ट इज स्टिल अवेलेबल। इट इज नॉट एज इफ दैट इट हैज गॉन। सर कुछ हद तक वो ट्रस्ट जो अनोनिमिटी या सीक्रेसी वाली जो कंसर्न है उसको भी एड्रेस करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है अशोक लवासा जी, यदि आपको हमारे देश की सरकार को ये सुझाव देना हो कि भविष्य में इलेक्टोरल बॉन्ड या किसी भी किस्म के चुनावी चंदे की प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी और वैधानिकता के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा टिकाऊ कैसे हो सकती है, तो आपका क्या सुझाव होगा? आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, आप इस देश के इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और आपने एशिया के एक बड़ी डेवलपमेंट बैंक में भी काम किया है। तो एक बैंकर का अनुभव, एक ब्यूरोक्रेट का अनुभव, फाइनेंस सेक्रेटरी का अनुभव और इलेक्शन कमीशन का अनुभव, प्लीज सर बताइए। देखिए, ये बड़ा एक पेचीदा मसला है और जैसे मैंने शुरू में कहा इसके अलग अलग पहलू हैं, तो हमको हर पहलू को अलग ढंग से देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड और पब्लिक इंटरेस्ट के जो इशू है उसके बारे में बहुत वाइड कंसल्टेशन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आपको सारे अच्छे सुझाव दे सकता है। एकेडमिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज खुद हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, लोग हैं, वोटर्स हैं। तो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस इसके लिए कायम होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप ये कहते हैं, एक तो क्राउड फंडिंग हो गई जिसके बारे में प्रोफेसर शास्त्री ने कहा। इनफैक्ट मुझे याद आता है कि बहुत साल पहले एक चीफ मिनिस्टर थे जिनका नारा था कि एक वोट और एक नोट। तो वो एक तरह की क्राउड फंडिंग थी कि भाई एक वोट दे दो और ₹1 का नोट दे दो उनको ताकि हमारा खर्चा चल सके। आप ताऊ देवीलाल की बात कर रहे हैं या चौधरी चरण सिंह की? चौधरी देवीलाल की बात है। आई थिंक राहुल श्रीवास्तव जी शायद बेहतर इसको समझा सके, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है चौधरी देवीलाल ये नारा लगाते थे हर रैली के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि जब अब क्राउड, अगर जो डोनेशंस हैं वो कॉर्पोरेट से आते हैं, तो जो भी पॉलिटिकल डोनेशंस दिए जाते हैं या किसी और किस्म की चैरिटेबल डोनेशंस पार्टीज कंपनीज करती हैं या CSR करती हैं, तो वो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रिंसिपल्स के तहत होता है और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जैसे कंपनी लॉ में ये प्रावधान हुआ कि भी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो 2% अपना CSR में पैसा खर्च करेंगी। तो वो ऐसा नहीं है कि वो गुप्त रूप से पैसा खर्च करती है, और वो बिलो द लाइन करती है आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग देयर प्रॉफिट्स। वो अपने एक्सपेंडिचर में से उसको नहीं करती है। लेकिन जो पॉलिटिकल फंडिंग का जो प्रावधान है वो पहले, जैसे शास्त्री जी ने कहा कि एक सीमा थी, 3 साल की एवरेज प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा कोई भी कंपनी नहीं दे सकती थी जी। उसके पीछे सिद्धांत यही है कि कंपनी जिस पर्पस के लिए बनी है, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसके तहत वो इनकॉर्पोरेट हुई है, वो बिजनेस प्राइमरी उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। उस बिजनेस से अगर वो प्रॉफिट कमाती है तो वो उनके पास इख्तियार है कि वो किस पर्पस के लिए अपने प्रॉफिट को डिप्लॉय करती है। लेकिन क्योंकि उसका मूल पर्पस अपना बिजनेस चलाना है, अपने शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेह होना है, इसलिए उनके ऊपर ये पाबंदी लगी थी कि आप एक सीमा तक ही दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी किस्म की सीमा होना आवश्यक है। देखिए, जो बातें हुई है उसके अलावा एक मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये एक मुद्दा है। और इसमें जो
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इनकी एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि दे शुड बी ट्रीटेड एज पब्लिक एंटिटीज एंड लाइक अदर पब्लिक एंटिटीज दे शुड आल्सो बी कवर्ड बाय द आरटीआई एक्ट। तो पारदर्शिता के दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जिसको कानूनी एक रूप मिलना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज, अब उससे जुड़े हुए सवाल कई है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को तो ना कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज करता है, ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रिकग्नाइज करता है, तो उनको रजिस्टर करने के लिए, डी रजिस्टर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये भी एक विचार विमर्श का एक बिंदु है। और दूसरा ये है कि अगर ये पब्लिक एंटिटी हैं और इनको माना जाता है तो जो भी इनके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं जैसे बाकी पब्लिक एंटिटीज का है, दे शुड बी सब्जेक्ट टू सीएजी ऑडिट और सीएजी नॉमिनेटेड ऑडिट सो दैट एवरीथिंग इज इन द पब्लिक डोमेन। आई थिंक दैट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर डेमोक्रेसी। और साथ में एक ये भी बात है कि ये चीज समझना भी जरूरी है कि जब आपने शुरू में मेरे से एक सवाल पूछा था कि ये स्कीम कैसे बनी, तो उस वक्त मैं वित्त सचिव था और मैं जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है उसको का इंचार्ज था। और जैसा कि आप और आपके दर्शक जानते होंगे कि वित्त मंत्रालय के 4 या 5 अलग अलग विभाग होते हैं। उस विभाग में जो बजट मेकिंग की जिम्मेदारी है वो इकोनॉमिक अफेयर्स या आर्थिक व्यवस्था का जो विभाग है उनकी होती है, और जो टैक्सेशन के मामले हैं उनकी जिम्मेदारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होती है। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट इन दोनों चीजों को नहीं देखता है, लेकिन जो भी सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी होता है उन 5 विभागों का, उसको फाइनेंस सेक्रेटरी डेजिग्नेट किया जाता है। थैंक यू सो मच अशोक लवासा जी। अब हम रुक करते हैं मिस्टर पी वैद्यनाथन अय्यर का। जो मैं सॉरी सौरभ, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि दूसरा जो इसका पहलू है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के दौरान खर्चा करती है उस इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर एक लिमिट होना भी जरूरी है, जैसे कैंडिडेट्स के ऊपर एक लिमिट होती है। क्योंकि अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है तो क्या इसका पर्पस सिर्फ कैंपेन फंडिंग के लिए है या इसका पर्पस फंडिंग ऑफ द सर्वाइवल एंड एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है जी, इसके ऊपर भी विचार होना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, क्योंकि ये द्वैध आराम से हो जाता है कि ये प्रत्याशी का खर्चा है और ये पार्टी का खर्चा है, तो वो डिवीजन बहुत क्लियर हो जाता है। और प्रत्याशियों की तरफ से भी बड़ा लेजिटिमेट तर्क आता है कि हमारे खर्चे की जो समय सीमा उसमें तो हम 1 या 2 रैली करवाएंगे, उसी में सारा खर्चा निपट जाएगा, तो फिर पूरा कैंपेन क्या। सो आई एग्री विद यू जब आप कहते हैं कि एक व्यक्ति नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, सब अपने अपने कंसर्न्स बताएं और फिर एक डिटेल्ड कंसल्टेशन के बाद फॉर्मुलेट किया जाए। अशोक लवासा जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करता हूं पी वैद्यनाथन अय्यर जी का, जो इंडियन एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और लगातार आर्थिक मामलों पर और इस मामले पर लिख रहे हैं। वैद्यनाथन जी, आप दशकों से कवर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या लगा आपको अपनी फाइंडिंग्स में, जो देश को जरूर जानना चाहिए? 3-4 चीज लगे थे हमें, जैसे ये जो पर्दा हट गया, दैट इटसेल्फ सबसे बड़ा खुलासा तो वही है कि किसने किसको दिया। जो हम हमेशा सोचते थे कि इंडियन एक्सप्रेस में ये चर्चा पिछले 5 साल से हम आपस में करते रहे कि सबसे बड़ा स्टोरी क्या होगा, वो ये माना जाता था कि किसने किसको पैसे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, जो हम नहीं कर पाए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुआ। दूसरा कि इसमें देखिए जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी हमारे देश में, उसको सबसे ज्यादा पैसा मिला। तो मुझे इसमें इतने अचंभे की बात नहीं है कि रूलिंग पार्टी को ज्यादा पैसा मिलना इतना आश्चर्य नहीं होता है। और ये जैसे रूलिंग पार्टी को ज्यादा पैसा मिला, बीजेपी को ज्यादा पैसा मिला, ये हमको बहुत पहले से पता है क्योंकि दैट इंफॉर्मेशन भी पब्लिक थी। लेकिन कौन दिया और कब एनकैश हुई, वो सबसे बड़ा खुलासा रहा। तो हमारे देश में जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने भी पहले लिखा है कि ईडी और ये रेगुलेटरी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किस तरह से पिछले 5-6 साल में काम किए हैं, पिछले 7-8 साल में काम किए हैं, उसके बारे में हम लगातार लिखते रहे हैं। और ये
ऐसा तो नहीं कि ईडी एक्शंस फॉलो कर रहे हैं कोई पैटर्न, तो वो हम देखते रहे हैं। तो हमने जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो किश्तों में भी निकला है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव डाल कर एसबीआई देता रहा है इंफॉर्मेशन, तो ये किश्तों में निकला। पहले किश्त में ये निकला कि कौन से पार्टी को कितना मिला, फिर किश्त में ये निकला कि कौन से तारीखों को मिला है, अब निकला है तीसरे किश्त में कि किसने किसको दिया है। वो भी मतलब एक अल्फा न्यूमेरिक कोड तो दिया है मैच करने के लिए, वो पूरा हुआ नहीं। तो वो अब हमको पता चला है कल रात को पहली बार कि, और वो 6 घंटे में एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स मेरे सारे साथियों ने ये किया कि किसने किसको पैसा दिया है। अब द नेक्स्ट स्टेज जो खुलासा हम लोग करना चाहते हैं, और या शायद हर मीडिया करना चाहिए, इज अबाउट कि ईडी के एक्शंस और डोनेशंस में कोई लिंक है क्या, और डोनेशन होने के बाद भी एक्शन जारी रहा क्या। तो सरकार का ये मानना रहा है कि आप देखिए ना, डोनेशन तो दिया है तो एक्शन तो नहीं रुका है, तो क्विड प्रो को एस्टेब्लिश होता है कि नहीं होता है। ये सब चीजें पे अभी हमको फोकस करेंगे आगे जाके। निखिल सर, इसी तरह का एक सवाल मेरा भी है। वन, आपने बताया कि किस तरह के पैटर्न्स को आप देख रहे हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम जानते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन आपने बड़ी जिम्मेदारी से उन्हीं चीज़ों को सामने रखा जो पूरी तरह से वेरीफाई हो गई हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक जो दिल्ली में अलेजेड लिकर स्कैम हुआ और इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये 2 अलग अलग स्टोरीज में एक लिंक निकल के आया। ये स्क्रोल ने एक रिपोर्ट की, हम उनको कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर 2022 को अरेस्ट होते हैं पी शरद चंद्र रेड्डी। ये एक उद्योगपति हैं और इनका अरेस्ट हुआ था दिल्ली के जो अलेजेड लिकर स्कैम कहा जा रहा है उस मामले में ईडी ने अरेस्ट किया। 15 नवंबर 2022 को इन्होंने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, और ये बॉन्ड्स बाद में भुनाए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हम देख रहे हैं कि इसी केस में अभी अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट हो गए हैं। पहला हम जानना चाहते हैं कि कई लोग जब से केजरीवाल अरेस्ट हुए तब से ये सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन प्रिंसिपल दोनों केसेस तो एक ही हैं। क्वेश्चन एक ही है कि क्या किसी सत्ताधारी दल ने किसी उद्योगपति को या संस्था को अनुचित लाभ दिया और उससे जो धन मिला उसे अपने चुनाव में लगाया। ये ईडी का सीधा सीधा एलिगेशन है अरविंद केजरीवाल पे। लेकिन बॉन्ड्स में जिस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर रहे हैं वो भी यही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, जो बॉन्ड से जानकारी सामने आई है, क्या पत्रकार तो अपना काम जरूर करेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल एजेंसीज जो हिंदुस्तान की हैं उनको भी इस डेटा को स्कैन करना चाहिए, उन्हें सत्यापन करना चाहिए कि क्या चीज़ें हुई हैं क्या नहीं, या फिर ये बस एक एकेडमिक डिबेट है कि हाँ भाई एक कानून बना था, चंदा तो दे दिया, अब चुनाव आ भी गए, कोई पार्टी जीत भी जाएगी? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है कि ये हर नागरिक इसमें पत्रकार बन जाता है। ऐसे जब इंफॉर्मेशन बाहर आता है तो आप देखेंगे ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे लोग अपना अपना एक एक छोटा छोटा चीज बाहर निकाल के डिस्क्लोज करते हैं, और वो उनके लिए सबसे बड़ा होता है, लेकिन आम जनता के लिए इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर जो बाहर आता है। तो मुझे लगता है कि बहुत रिसर्च इस पे जरूर होगा, और हर मीडिया, लेकिन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल रिसर्च में बहुत अंतर है। मीडिया संस्था जब रिसर्च करती है उसके पीछे 10 लोग लगाती हैं, और उसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है, इंडियन एक्सप्रेस का जिम्मेदारी से अपना काम निभाना, सीधा सीधा इंसिनुएशन करना और छोड़ देना, दरवाजे पे खटखटा के भाग जाना, ऐसा काम नहीं करना है। वो इंडिविजुअल्स करते हैं बहुत सारे, लेकिन सीरियस जर्नलिज्म और सीरियस रिसर्च ऑन दिस जो आपको एक्चुअली वेरी प्रिसाइसली विथ फेयरनेस एंड एक्यूरेसी ये दिखाएं, तब उस पे लोगों का विश्वास आएगा। और वो जैसे आप कह रहे हैं निखिल, वो बहुत जरूरी है करना, और उसमें जैसे इंडियन एक्सप्रेस तो करेगा ही, और भी संस्थाएं मैं उम्मीद करता हूं करेगी वो। और ये जो आपका बात किए थे, वो आज इंडियन एक्सप्रेस में भी एक खबर छपी है औरबिंदो फार्मा की, उसमें डेट्स आप देखेंगे तो डेट्स आपको जैसे जिस दिन बॉन्ड परचेज किया और 5 दिन बाद बॉन्ड एनकैश हुआ, और ये 7-8 दिनों के पहले एक्शन हुआ, तो उसमें ना फिर हम इसमें तो फर्स्ट इज कि हमने एस्टैब्लिश किया कि ये सीक्वेंस है,
वो सीक्वेंस एस्टेब्लिश करने के बाद देन यू हैव टू गेट बैक टू ईच वन ऑफ देम। तो यही तो इंस्टीट्यूशनल पत्रकारिता में यही है कि आप फिर औरबिंदो फार्मा से बात करें, आप ईडी से बात करें, आप पार्टी से बात करें, तो वो एक सीक्वेंस जो आपके एक्यूरेसी और फेयरनेस के लिए करना है वो हमें करना है। और इसमें एक अहम सवाल ये भी है कि जिन कार्यदायी संस्थाओं पर सवाल उठ रहा है वो अपनी छवि बचाने के लिए, अपनी निष्पक्षता स्थापित रखने के लिए किस तरह से इस बात की जांच करती हैं। अब इसके राजनीतिक पहलू पर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं पहली चीज़ कि कांग्रेस इतना एतराज़ कर रही है, इसको वसूली स्कैम बता रही है, तो उसको जो चंदा मिला उस पर चुप क्यों है, उसकी सहयोगी पार्टियों को चंदा मिला। और दूसरा उनका तर्क है कि आप पार्टियों की नेशन वाइड प्रेजेंस देखिए और उनको मिल रहे चंदे का अनुपात देखिए तो आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। और वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि काले धन को खत्म करने के लिए को खत्म करने के लिए ये व्यवस्था लाएगी। और फिर ये भी कि 2 जनवरी 2018 के पहले क्या चंदा नहीं मिलता था, लेकिन व्यवस्था इतनी स्मूथ, इतनी पारदर्शी, इतनी बैंकिंग वाली और इतनी वाइट मनी वाली नहीं थी। ये उनके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। और उसके बाद फिर प्रवक्ताओं के अलग अलग तर्क हैं जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं। कांग्रेस बार बार इस चीज़ पर ध्यान दिला रही है कि इसे किस तरीके से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच के जरिए ये सब जुटाया जा रहा है। 21 फर्मों का वो नाम ले रहे हैं। हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव जी हैं, राजनीति के अध्येता हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं एक लंबे समय से। राहुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर रिएक्शन है उसको आप किस तरह से देखते और पढ़ते हैं? सौरभ, मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि आप सामान्य सर्वमान्य मीठी मीठी बातें जानना चाहते हैं कि you want me to be different from what is floating in the air? सर, नेता नगरी में तो खुल के ही बात होती है। आप सब लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही कल्चर बिल्ड किया है। ये जो इतना लंबा हमने अभी जो डिस्कोर्स हुआ, मैं क्या है कि मैं कमरों में बैठने वाला एडिटर नहीं, मैं सड़क दरवाजों के बाहर बहादुर शाह जफर ने कहा कि 2 आरजू में कट गए, तो दरवाजों के बाहर आरजू में कटे हुए दिन बिताया हुआ रिपोर्टर हूं। तो क्या है कि मैं पहले बता दूं कि जहां से आपने शुरू किया था कि इसका जन्म जब हुआ था यह करीब 2016 में हो गया था और 2017 में इस पे काफी आगे जाना शुरू हो गया था। 28 जनवरी 2017 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को लिखा था इसके बारे में। फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि फाइनेंस बिल पे बातचीत चल रही थी और 30 जनवरी को आरबीआई ने कहा था, आपत्ति दर्ज की थी कि यह ससेप्टेबल टू इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी घटेगी, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। ये आरबीआई ने उस समय पे कहा था। और मेरे मित्र अशोक लवासा जी जो है, मैं उनके दरवाजे के बाहर खड़ा होता था क्योंकि उस समय वो फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो ये जन्म है। उसके बाद ये 2017 में आया, बजट में पारित हुआ और 4 अमेंडमेंट किए गए थे, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, आरबीआई एक्ट, फाइनेंस बिल के जरिए। और इससे पहले क्या तंत्र था? देखिए, मैं सौरभ आपको ये कह रहा हूं कि एक होता है आइडियलिज्म और एक होता है प्रैग्मेटिज्म। आइडियलिज्म के नजरिए से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन अगर मैं प्रैग्मेटिज्म से देखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आज इस स्थिति के बाद एक स्थिति इस देश में आने वाली है कि जितना विपक्ष को पैसा आज मिल रहा है या आज मिल गया है, उसका 1/4 भी अगर नरेंद्र मोदी दोबारा जीत जाते हैं तो ऐसा पॉलिटिकल वातावरण होगा, पॉलिटिकल, कि विपक्ष को जितना पैसा आज मिला है वो मिलना बंद हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं कि एडिया एक ऑडिटेड अकाउंट्स और कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट आता है जो इनकम टैक्स और ईसीआई को दिया जाता है। पहले पैसा 2-3 जरियों से आता था कि 20,000 रुपया से कैश कम देंगे तो आप चुप्पे से दे सकते हैं। 7.5% जो एवरेज अर्निंग होता था, अर्निंग प्रॉफिट जो होता था प्रीवियस 3 सालों का, उसको अमेंड करके कंपनीज एक्ट में हुआ, इनकम टैक्स के एक्ट में बदलाव आए। तो बेसिकली ये हो गया कि आप बेइंतहा पैसा दे सकते हैं, आप बताना नहीं, आपको जरूरी नहीं है। और उसके लिए सॉवरेन नहीं, एक स्टैट्यूटोरी गारंटी दी गई कि ये गुप्त रखा जाएगा। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़े देखें 2017-18 के मार्च 31 से पहले के, तो बीजेपी को अगर जो कंट्रीब्यूशन जो उसने दिखाया तो 215 करोड़ रुपए मिले थे और कांग्रेस को 5 करोड़। ये उस समय पे स्थिति थी जो फंडिंग की हुआ करती थी। अगर आप ये देखें कि पुरानी स्थिति में क्या होता था कि जो एडीआर की ही रिपोर्ट है
और एडीआर की रिपोर्ट बड़ी क्रेडिबल मानी जाती है, 2004-2005 से लेकर के 2014-15 तक तो टोटल फंड जो था वो 11,367 करोड़ का था। उसमें से 7,883 करोड़ था वो डोनेशन था बिलो 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए से कम के डोनेशन से इस देश में 7,883 करोड़ रुपए के इकट्ठा हो गए थे। बीएसपी का जो 100% फंड आया था वो 100% अननोन सोर्स से आया था। ये ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, इसको हाई ट्रांसपेरेंसी कहेंगे कि अननोन सोर्सेज आपको 100% फंडिंग कर रहे हैं 20,000 से 1 रुपया कम दे करके, क्योंकि आपको वो दिखाना नहीं पड़ता है। उसके बाद अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास आए थे 3,982 करोड़, 83% अननोन सोर्सेज से आए थे। बीजेपी पे 3,200 करोड़, 65% अननोन। सीपीआई थर्ड लार्जेस्ट रिसिपिएंट थी उस टाइम पे, 893 करोड़। समाजवादी पार्टी हाईएस्ट रीजनल पार्टी रिसिपिएंट थी, 819 करोड़। इन सबके ज्यादातर 85% फंड अननोन सोर्सेज से आए थे। तो उस समय ये इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले की ये स्थिति थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने के बाद की स्थिति में अगर आप देखें तो हम एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर एक्सटॉर्शन है ये, तो ये मैं इसको एक्सटॉर्शन नहीं कहूंगा कि ये मैं ये कहूंगा कि इस प्रक्रिया की जो ये पूरी इलेक्शन फंडिंग है, इस हमाम में सरकारी बाबू और आपके नेता और इस देश की जनता सबने बराबर के कपड़े पहने हुए हैं। जब आप शराब का पौवा लेकर के चुनाव में वोट देते हैं तो आप सोचते हैं कि अभी कैसा ये बेईमानी का किसी पॉलिटिकल कंपनी ने अपने काम करवाने के लिए इस नेता को दिया होगा। जब आप पैसा लेकर के वोट देते हैं, 1,500 करोड़ पकड़ा गया एक समय पे इस देश के अंदर लोकसभा चुनावों में। वो पैसा किस लिए जा रहा था? क्या आपको लगता है वो झंडा पत्री बैनर के लिए जा रहा था? वो जनता में बंटने के लिए जा रहा था। दारू की बोतलें पकड़ी जाती हैं, वो जनता को बांटने के लिए पकड़ी जाती है। हम कंडोन करते हैं एज ए समाज कि इलेक्शन के अंदर बेइंतहा पैसा बेईमानी में खर्च हुआ करता है। तो अगर एक्सटॉर्शन से खर्च हुआ, एक्सटॉर्शन का जरिया एक बात कर रहे हैं, तो बीजेपी को अगर 50% के करीब जो फंड मिले हैं, 6,060 करोड़, टीएमसी को 1,600 करोड़, कांग्रेस को 1,400 करोड़, बीआरएस को 1,200 करोड़, डीएमके को 600, तो क्या अगर ईडी के दबाव में बीजेपी को फंड्स मिले होंगे? मैं तो खुला कह रहा हूं कि ये यूपी के लोग जो है ना, बहुत चीजों को बड़ा अच्छा सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि वो उसको टर्म बड़ी अच्छी दे देते हैं। मैंने जब यूपी में अपने किसी एक मित्र को फोन किया, कहा साहब ये सब एक्सटॉर्शन नहीं है, ये सेटिंग का पैसा है। ये सेटिंग के लिए पैसा दिया जाता है कि आज तुम ले लो तो बाद में हमारा काम कर दो, या पहले हमारा काम किया था तुमने तो हमसे अब पैसे ले लो। अब अगर आप ये फ्यूचर गेमिंग कोयम्बटूर की एक कंपनी है, उसकी फंडिंग का पैटर्न देखिए। टीएमसी को 542 करोड़ मिले, डीएमके को 503 करोड़ के करीब, वाईएसआरसीपी को 160, बीजेपी को 100, कांग्रेस को 50 करोड़। इस कंपनी ने सिक्किम में, ये कोयम्बटूर की कंपनी है, सिक्किम में 2 पार्टियों को सिर्फ 10 करोड़ रुपया दिया। ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है कि इसने तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पैसा इसलिए दिया क्योंकि तमिलनाडु में जयललिता ने सन 2002 और 2003 में लॉटरी बैन कर दी थी। उसके बाद डीएमके ने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेटर बैन कर दिया था। केरला बॉर्डर पे और तमिलनाडु में खूब जम करके लॉटरी का धंधा इलीगली होता है। ये प्रोटेक्शन मनी है, ये एक्सटॉर्शन मनी है, या ये किस प्रयोजन से दिया गया? क्या धर्मार्थ कार्य के लिए दिया पैसा है? ये फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी ने, मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो 1186 करोड़ देती है, बीजेपी को 664 करोड़ रुपया देती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जितने भी पैसे की देन बड़ी वाली कंपनियां हैं, वो कंपनियां हैं जो डोनर डिटेल से अगर पता लगता है कि उन सेक्टर्स में ज्यादा पैसा दिया जा रहा है उन कंपनी द्वारा जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड ज्यादा हैं, those which have a heavy hand of the government present in them, उन कंपनियों ने सरकारों को ज्यादा पैसा दिया है। अगर आप कांग्रेस को देखें तो वेदांता है, वेदांता ने कांग्रेस को काफी पैसा दिया है। क्यों? क्योंकि बाल्को नाम की कंपनी जो वेदांता की है वो छत्तीसगढ़ में है। हल्दिया एनर्जी है, उसने बंगाल के टीएमसी को ज्यादा पैसा दिया है क्योंकि हल्दिया एनर्जी बंगाल में बेस्ड है। अगर आप ये पूरा पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है सौरभ कि ये एक तरह का सेटिंग का पैसा है
इसमें ईडी भी रोल प्ले कर सकता है, इसके अंदर सीबीआई भी रोल प्ले कर सकती है, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एक लाइसेंस कोटा राज जो हुआ करता था एक टाइम पे, वैदी जानते होंगे कि आजादी से पहले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों की मदद करी। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि इन कंपनियों ने इस देश के अंदर एक लाइसेंस का कॉर्नरिंग किया और मोनोपोलीज क्रिएट करने की कोशिश की, और उस टाइम पे महालनोबिस जी के अंडर एक MRTP नाम का कमीशन बना था, उसका नाम था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। वो इसलिए बना था क्योंकि आजादी के टाइम पे बहुत सारे लोग, बिरलाज, बजाज, सदर्स, ये लोग लाइसेंस जो थे सीमेंट के, स्टील के, ये घेर के बैठ जाते थे, उनको एग्जीक्यूट करते नहीं थे, मार्केट शॉर्टेजेस रहती थी और मोनोपोलीज मेंटेन रहती थी। क्या है कि हम इस पॉलिटिकल फंडिंग के सवाल को अगर होलिस्टिकली नहीं देखेंगे कि नीचे जहां पे खर्चा हो रहा है उस जगह पे नहीं चेक करेंगे, जनता इसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं करेगी। हम बात करते हैं कि MLA MP खरीद लिए जाते हैं, साहब आपका मैंडेट है जनता का, किसी दूसरी पार्टी ने उसको तोड़ करके पैसा खिला करके, क्या जनता में उस बात की नाराजगी है? लुक एट व्हाट हैपेंड इन मध्य प्रदेश, कि कमलनाथ की सरकार तोड़ी जाती है, पैसा खर्च हुआ होगा, वही पैसा जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया होगा, उससे सरकार और मैंडेट को तोड़ा गया और उसके बाद जनता ने उसी पार्टी को वोट देकर के दोबारा सत्ता में बिठा दिया। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। द चेंज नीड्स टू कम फ्रॉम द पब्लिक। नेता और बाबू नहीं बदलते हैं। मैं 2-3 चीज़ों पर टिप्पणियां लेना चाहता हूं। पहला तो जैसे सौरभ ने कुछ देर पहले बताया भी हमारे दर्शकों को, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने बार बार एक तर्क वो रखना है सामने कि अगर आप बाय नंबर देखेंगे, नंबर ऑफ MPs, नंबर ऑफ MLAs, तो उस हिसाब से तो ये मैट्रिक्स ठीक है। जब गृह मंत्री के, और उनकी बात में दम है भी, आप उसका परसेंटेज निकाल के देख सकते हैं। अगर आप पर MP पर MLA देखेंगे तो बीजेपी को तो फिर कम ही मिला हुआ है। पहले सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस तर्क से सहमत कितने हैं, और क्या ये जो तर्क रखा जा रहा है वो बहस को सही दिशा में ले भी जा रहा है? क्योंकि ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि बड़ी पार्टी या जो सत्ताधारी पार्टी होगी उससे ज्यादा चंदा नहीं मिलता, ये तो ऑब्वियस बात है। बात ये है कि चंदे के बदले में क्या मिला है। निखिल, ये MP MLA बेस्ड नहीं होता, या इसको कहिए, समझिए कि ये MP MLA बेस्ड नहीं है, ये सत्ता बेस्ड है। कांग्रेस एक समय पे इस देश की एक छत्र पार्टी थी, पूरे देश के राज्यों में उसका फुटप्रिंट था। ये पैसा क्यों दिया जाता है? लाइसेंस और ठेके पाने के लिए, लाइसेंस और ठेके मिलने के बाद उनके एग्जीक्यूशन के लिए, उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, उसके बाद पुलिस की चेक के लिए। ये ठेके इसलिए जाते हैं कि फैक्ट्री का इंस्पेक्टर रोज जाकर के जब फैक्ट्री वालों को तंग करता है तो वो तंग ना करे। ये प्रोटेक्शन मनी है, ये एक्सटॉर्शन मनी है। ये सारे जितने हमारे देश के खूबसूरत तंत्र है पैसा उगाही के, ये उसका द्योतक है। इट रिप्रेजेंट्स ऑल दैट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी के लिए ये कदम जो उठाया है, ये सराखों पर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन मैं ये कहूंगा इट इज मोर एन आइडियलिस्ट मूव देन ए प्रैग्मेटिव मूव। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए कि इस सिस्टम से क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी पहले ही कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि जिसकी जितनी सत्ता भारी उतनी उसकी जेब भारी। तो अब उस जेब भारी में हिसाब में अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी अगला चुनाव जीत जाते हैं, तो जिन लोगों के आज नाम आ गए हैं वो तो खुले में आते हैं ना, कल उनके खिलाफ एक्शन होगा। मान लीजिए हल्दिया की किसी कंपनी को ने TMC को ज्यादा पैसा दिया है, आज अगर उसके खिलाफ कोई केंद्र सरकार बदलने की भावना से एक्शन लेती है तो कम से कम जनता के बीच में आएगा कि साहब देखिए इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। लेकिन कल का सिनेरियो सोचिए कि कोई कंपनी विपक्ष को पैसा देने से पहले 3 बार सोचेगी कि अगर हमने पैसा चुप्पे से दिया तो कहीं सरकार, जो केंद्र सरकार है या जो सत्ता में है, उस पार्टी को हमारे ऊपर क्या करेगी। तो क्या है कि ये इश्यूज जो आ जाने वाले हैं, कि अमित शाह जो कह रहे हैं कि मेरे नंबर्स ज्यादा है, नंबर्स का डिपेंडेंट नहीं है, आप कितनी स्टेट्स में और सेंटर में पावर में है, ये उस चीज का एलिमेंट है। मेरे ख्याल से इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो था वो इसमें 2 बार RBI की आपत्ति हुई थी। एक बार मैंने जैसे बताया जनवरी 2017 में, उसके बाद एक बाद में भी मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त के आसपास भी आई थी। तो उन्होंने कहा था कि ये ट्रेडेबल हो जाएंगे क्योंकि इट ऑलमोस्ट लाइक ए करेंसी। तो ये मामला जो है ये लोगों का नहीं है। द आइडिया इज कि पॉलिटिकल फंडिंग
होगी और आगे भी होगी, लेकिन ये सत्ताधारियों को ज्यादा होने दोबारा लग जाएगी। आपको, सौरभ को याद होगा कि एक समय पे मायावती जी के खिलाफ एक आय से अधिक संपत्ति का मामला आया। उन्होंने अपना जो जवाब इनकम टैक्स ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे गरीब कार्यकर्ताओं ने और समर्थकों ने मुझे छोटे छोटे डोनेशंस के जरिए दिया है, जिसके लिए मुझे पर्ची काटने की जरूरत नहीं है। जब यह मामला ज्यादा तूल पकड़ा, उस समय पे अगले साल मायावती जी ने जितना पैसा उस टाइम पे दिखाया था उससे ज्यादा पैसा दिखा दिया और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि छोटे छोटे डोनर है। द अमाउंट ऑफ एनोनिमिटी, पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए एक क्लैरिटी आई कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। टू विश अवे कि पैसा देना चाहिए या नहीं, ये एक्सटॉर्शन है कि नहीं, ये एक डेमोक्रेसी की लंबी लड़ाई है। इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, इस तरह की पॉलिटिकल फंडिंग बिजनेस हाउसेस द्वारा, ये एक लंबी डिबेट है, जिसे वैदी ने कहा कि कम से कम अब हम मीडिया वालों को इतना पता लग गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कि कौन पार्टी किसको कब दे रही है। हम ये कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि ईडी की रेड तब हुई थी, वेस्ट बंगाल सरकार की फलां कंपनी, फलां डिपार्टमेंट के लोग हल्दिया कंपनी में तब गए थे, लाइसेंस तब मिला था, तब पैसा आया था। क्योंकि ये भी स्टडी होनी चाहिए ना कि एक कंपनी जो है वो बंगाल में या तमिलनाडु में क्यों पैसा दे रही है। क्या वहां तो ईडी नहीं है? उनके पास तो ईडी नहीं है और वो धर्मार्थ कार्य में उनका विश्वास नहीं है। अगर बीजेपी को धर्मार्थ कार्य के लिए नहीं दे रहे हैं तो इनको भी नहीं दे रहे होंगे। तो इनके पास क्या मोटिवेशन थे इनको पैसे देने के लिए? शायद डिबेट इस बात पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो लगता है कि आई थिंक इवेंचुअली द आइडिया वाज अ गुड आइडिया, बट इवेंचुअली वाज एग्जीक्यूटेड वेरी बैडली। जो एक उसके अंदर क्लॉज पुराना हुआ करता था कि आप अनाप शनाप पैसा नहीं दे सकते, जो एक 7.5% ऑफ 3 years एवरेज ऑफ योर प्रॉफिट्स था, उसको हटा करके जो कर दिया कि आप जितना चाहे दे सकते हैं। आई थिंक इसके अंदर जो एनोमलीज थी, अगर वो रेक्टिफाई होती तो ये पुराने से अच्छा आइडिया था। थैंक यू राहुल श्रीवास्तव जी। वैद्यनाथन जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ये जो कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है कि आप कनेक्शन देखिए ईडी की रेड का, इनकम टैक्स की रेड का, आदि इत्यादि, सीबीआई की रेड का, इसको आप कितना इसमें ग्रेविटी पा रहे हैं? क्योंकि जो राहुल श्रीवास्तव जी बार बार कह रहे हैं और ये दर्शकों को भी स्पष्ट होना चाहिए, इट्स अ लार्जर डिबेट। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आपकी पार्टी को चंदा मिल रहा है या आपकी पार्टी विक्टिम है, देन यू आर रॉन्ग। बीजेपी 6060 करोड़, तृणमूल कांग्रेस 1609 करोड़, कांग्रेस 1421 करोड़, बीआरएस 1214 करोड़, बीजेडी 775 करोड़। ये मैं टॉप 5 बता रहा हूँ। और देने वालों में भी फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज पीआर 1368 करोड़, मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़, क्विक सप्लाई 410 करोड़, वेदांता 400 करोड़ और हल्दिया एनर्जी, इसका राहुल जी जिक्र कर रहे थे, 377 करोड़। तो ये पूरे सिस्टम की क्लींजिंग की बात है। जाहिर सी बात है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लेकर आए, जो सत्ता में है, जिनका केंद्रीय एजेंसियों पर कंट्रोल है, उनकी जवाबदेही ज़्यादा है। जिनका राज्य की एजेंसियों पर कंट्रोल है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसमें बीआरएस रही हैं, कांग्रेस रही हैं, छत्तीसगढ़ का जिक्र आया, टीएमसी रही है या डीएमके है, उनकी भी जवाबदेही है। वैद्यनाथन अय्यर जी, मुझे बस 2-3 चीज कहनी थी। आई थिंक ये बहुत सही सवाल किया आपने। नंबर एक ये है कि ये पर्दाफाश बहुत अच्छा हुआ, बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे पता चलता है कि क्या हो रहा है। दूसरा, ये मान लेना कि भारत सरकार को कुछ नहीं पता था इस बारे में, मुझे उस पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2019 अप्रैल से लेकर अब तक का डेटा, जो अल्फा न्यूमेरिक कोड मैचिंग डेटा वगैरह वगैरह जो था, वो स्टेट बैंक के पास था। स्टेट बैंक भारत सरकार की कंपनी है। तो मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? जैसे आप बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी को कुछ नहीं पता था, तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चली थी, किसी को कुछ पता नहीं था क्या? इसमें सरकार को शायद पता था, बिकॉज सरकार की कंपनी बॉन्ड इश्यू कर रही थी। सो वो ये खुलासा एटलीस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड करता है। दूसरा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल की, सबको मिला है, सबको पैसा, मतलब कद्दू कटा है, सब में बटा है, लेकिन बटा किसके पास है? 50% अगर कद्दू बट गया एक के पास,
और बाकी 50 पार्टियों के पास बाकी का 50% कद्दू बटा, तो उस पर सवाल करना चाहिए। टीएमसी के पास 10%, 12%, कांग्रेस के पास 10%, 6% बीआरएस के पास, 5% बीजेडी के पास, ऐसे बटा है कद्दू। तो ये मुझे लगता है कि ये पर्दाफाश होना ही था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो बार बार कह रही है कि वोटर को यह जानना बहुत जरूरी है, इसमें मेरी कोई दो राय हो ही नहीं सकती किसी भी की इसमें वोटर को जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। पैसा किसके पास जा रहा है और कौन दे रहा है और कब दे रहा है। तो ये अच्छा स्कीम था, बुरा स्कीम था? मुझे तो लगता है ये काफी बुरा स्कीम था, जिसमें इतनी एनोनिमिटी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा काला पर्दा है। तो इसमें क्या अच्छा कैसे हो सकता है? एक दिन पनामा पेपर, मैं तो एक और स्टेप जाऊंगा ना सौरभ, मैं तो ये कहूंगा इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, मेरे को पता नहीं उसके मालिक कौन है। मैं सर यही पूछना भी चाहता था, जो डोनर्स की लिस्ट आई हमारे पास भी और तमाम मीडिया संस्थान के पास में, उसको देखा हमने और फिर सोशल मीडिया पे भी लोग इस तरह के सवाल पूछ ही रहे हैं कि जिन्होंने एक्सेप्ट किए फंडिंग उनके नामों में कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे बड़ी पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, उसके बाद फिर कम 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 कम। लेकिन डोनर्स में बहुत सारे जिनको कहा जा रहा है यूजुअल सस्पेक्ट्स, उनके नाम ही नहीं है, और बहुत सारे इस तरह के नाम है जिसको कहते हैं ना पैतृक, उनका पता नहीं चल रहा है कि कौन से गांव से आते हैं, नाम पूरा उनका क्या है। मतलब हम सब के मन में ये उत्सुकता आई, राहुल जी एंड वैद्यनाथन जी, इस देश की दो सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, गौतम अडानी की कंपनी है, जाहिर सी बात है जैसे, और टाटा है, टाटा ग्रुप है ना। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हम लोग को दिख ही नहीं रहे इलेक्टोरल बॉन्ड में। सो वी आर वेरी सरप्राइज्ड। तो शायद वो इलेक्टोरल, मतलब नंबर 1 उसका दो हो सकता है, एक कि शायद इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे नहीं दिए हुए हैं, अलग तरीके हैं पैसे देने के। बहुत सारे तरीके ऐसे हो सकते हैं जो सौरभ, राहुल आप जानते हो, मैं शायद नहीं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं कुछ तरीके, बहुत तरीके ऐसे हैं। दूसरा है कि इतनी सारी कंपनीज हैं, शेल कंपनीज होती हैं, आप लोगों ने सब सुना होगा। पनामा पेपर्स का हमारा इन्वेस्टिगेशन सबसे बड़ा क्या था सौरभ? हमारा निखिल सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन ये था कि पर्दा उठा। ये कंपनी जो लेयर्ड कंपनीज है, जो हम बिजनेस की भाषा में कहते हैं कि पिरामिड्स होती हैं, कि एक को जैसे आप छीलते हैं ना, प्याज छीलते हैं तो प्याज को छीलते रह जाइए, उसके बहुत सारे लेयर्स ही लेयर्स निकलते हैं। तो ऐसे मुझे भी पता चलता है। जैसे एक कंपनी मैं बता सकता हूं अभी, क्योंकि हमने इस बारे में लिखा हुआ है, एक कंपनी है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, उसके शेयर होल्डर्स कौन है, उसके मालिक कौन है? 4 और कंपनीज हैं। वो 4 कंपनीज कौन है, उनके मालिक कौन है, वो देखना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर कुछ होता है, जैसे हम लोग कहते हैं पनामा पेपर्स में हर कंपनी का एक अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर होता है, जो फाइनली वो कंपनी का मालिक होता है, वो पता नहीं चलता है। अब ये 4 कंपनी के आप प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स देखेंगे, इसमें डायरेक्टर्स वो लोग भी हैं ये 4 कंपनी में जो रिलायंस के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हुआ करते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिलायंस की कंपनी है, बट रिलायंस के साथ एसोसिएटेड तो जरूर है वो कंपनी। तो अब मुझे नहीं पता है कि ऐसे और कितने कंपनीज हैं, जैसे कलकत्ता के बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा नाम। वो कंपनी शायद सिर्फ इसीलिए बनी है कि चंदा देना है, तो उसका मालिक कौन है? तो अब पता चलेगा ना, अब देखेंगे हम। तो आप जो कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट कीजिए। द बिग इश्यू इज द वोटर हैज द राइट टू नो, और ये द राइट टू इंफॉर्मेशन जो वोटर का है, जो मतदाता का है, जो जाके वोट करता है कौन सी पार्टी को, उसके पास जो जानकारी होती है उस हिसाब से वोट करता है। तो उसको जानकारी दीजिए और वोट लीजिए जी। इसमें कैसे किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? थैंक यू। राहुल जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? वैदी ने कहा कि कद्दू कटा सब में बटा। साहब, जिन कंपनियों के नाम आप ले रहे हैं ना, वो एवोकाडो काटने वाली कंपनियां हैं। और कुछ लोग इस देश के अंदर, नेता, कॉर्पोरेट, वो अब स्ट्रेटोस्फीयर से में पहुंच चुके हैं जहां कानून के लंबे हाथ नहीं पहुंचा करते हैं। तो क्या है कि परेशानी ये है कि जब ये स्कीम आ रही थी जी, और समडे इफ यू विल टॉक ऑफ द रिकॉर्ड टू लवासा साहब, उसके बाद सुभाष गर्ग, नहीं, उसके बाद आदिया साहब आए, फाइनेंस रेवेन्यू सेक्रेटरी, और उसके बाद हमारे सुभाष गर्ग साहब आए थे।
उन लोगों से बात करिए तो ये आपत्तियां उठी थी कि ये जो एनोनिमिटी क्लॉज है और कोई बेइंतहा पैसा दिया जा सकता है कि जो कंपनियां छोटी कैपिटल बनी, हालांकि ये एक बात कही जा रही है कि जिनकी पेड अप कैपिटल बहुत कम है वो दे रहे हैं। सब पेड अप कैपिटल आज से 200 साल पहले कोई कंपनी 100 साल पहले बनी थी तो उसकी कम हुआ करी होगी। द पॉइंट हियर इज कि बेमियाद पैसा दे सकते हैं आप, आपको एक एनोनिमिटी क्लॉज भी दिया जा रहा है। वो एक इस स्कीम की कमजोरी थी और उसके कारण ही शायद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी क्लॉज, यानी जो एक आइडियलिज्म होता है कि ट्रांसपेरेंसी, उसमें दे दिया। लेकिन जब तक ट्रांसपेरेंसी हाउ अ वोट इज सिक्योर्ड नहीं आएगा तब तक बदलाव बहुत मुश्किल होगा। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि जिन कंपनियों के आप नाम ले रहे हैं उन सम पीपल डोंट नीड टू शो दैट दे हैव डर्टीड देयर हैंड्स। कुछ लोगों के हाथ गंदे नहीं होते सौरभ। ऐसे कुछ बाबू होते हैं, ऐसे कुछ नेता होते हैं जिन पे आज तक उनको पता है कि उनकी संपत्ति यहां से वहां पहुंच गई, लेकिन आप उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं कर पाए। वो क्या होता है, वो अलग तरह के लोग होते हैं। जी सर, एक बहुत छोटा प्रश्न है, अब हम अगले सेक्शन की ओर भी बढ़ने वाले हैं नेता नगरी के। अब बार बार कह रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो कोई इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, उसमें हार्ड कैश चलता था, डोनर्स का तो पता ही नहीं चलता था, बॉन्ड्स में कम से कम केवाईसी तो है। उसमें एक लैक्यूना ये आपने कहा कि भाई जो एनोनिमिटी थी उस वजह से वो स्कीम का जो क्रक्स था, जो मर्म था कि उसमें सुधार की तरह से लाया गया, वो जाता रहा और इसीलिए वो कोर्ट ने जंग भी कर दिया। उस समय की जो ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर लवासा साहब अपनी बात रख चुके हैं। हम उस टाइम की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को समझना चाहते हैं। हमने भी, मैं उस टाइम ललन टॉप शो का प्रोड्यूसर हुआ करता था, किसी को फ़ोन किया, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, फिर उन्होंने कहा निखिल तुमको कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पूछना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि तब किस तरह की बातचीत हुई थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस हिंदुस्तान की थी उसने क्या बातचीत की, किसने किससे क्या कहा कि इस शक्ल में बॉन्ड की स्कीम हमारे सामने आई? देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूं कि क्योंकि मैं करीब 20-21 सालों से उस मिनिस्ट्री के कॉरिडोर्स में घूम रहा हूं कि उस टाइम पे द मिनिस्ट्री वाज ड्रिवन बाय लेट अरुण जेटली, और उनकी भी इस पूरी एक्सरसाइज को लाने में एक सेंस ऑफ आइडियलिज्म थी। अरुण जेटली का मैं एक चीज बताता हूं कि अरुण जेटली वाज वेरी कॉशियस अबाउट द फैक्ट दैट कि पैसा कैसे खर्च होता है। और जब 2009 में और 14 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो ही यूज्ड टू वेरी प्राउडली टेल अस दैट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ बीजेपी का जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो हुआ है आपका चेक्स के जरिए, यानी एक ट्रांसपेरेंट रूट के जरिए। सो ही वाज ऑब्सेसिव, स्लाइटली ऑब्सेसिव अबाउट इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी इनटू द इलेक्शन सिस्टम। उस टाइम पे एक बॉन्ड की जो बात है वो चालू हुई। ये देखिए, इस सरकार के अंदर अगर आप मुगालते में हो या सौरभ में हो, मेरे को कोई मुगालता नहीं है। इस सरकार में ज्यादातर आइडियाज नरेंद्र मोदी या उनके ऑफिस से आते हैं, और ये आइडिया में मुझे मालूम है कि पहले से भी अरुण जेटली इस बारे में बात कर रहे थे। फिर आई बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, जब बातचीत शुरू हुई तो ये जिसे कहा जाता है ना लेसर इविल के तौर पे आया था। इट वॉज दैट इट हैड अ लॉट ऑफ आइडियलिज्म फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार भी आइडियलिस्टिक सोच रही थी कि हम बॉन्ड ले आएंगे। उसमें कौन सी कंपनी, पहले क्या होता था निखिल, कि जो कंपनी 7.5% अपने प्रॉफिट्स का 3 साल का एग्रीगेट दिया करती थी, इफ इट वाज प्रॉफिट मेकिंग, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं दे सकती थी, जबकि आज की तारीख में लॉस मेकिंग कंपनी दे पा रही है। उसमें क्या होता था कि कंपनी के रिकॉर्ड में दिखता था वो पैसा, लेकिन क्या है कि वो बहुत ज्यादा उसको ट्रांसपेरेंट नहीं समझा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इस तरीके से देने में कंपनियों को झिझक महसूस होती थी। लेकिन अगर आप देखें इलेक्टोरल फंडिंग की, मेरे पास डेटा है कि एक समय ऐसा आया था कि पैसा, जो अमाउंट ऑफ पैसा दिया जाता है वो 100 गुना बढ़ गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड शुरुआत में आए। दैट 100% राइज इन इलेक्टोरल बॉन्ड सेल जो हुआ कंपेयर टू पहले जो लेजिटिमेट तरीके से दिखता था, वो साइन था कि अचानक इस देश के उद्योगपति अमीर हो गए। क्यों? क्योंकि कम से कम उनको एक लेजिटिमेट रूट दिखाई देने लगा कि मेरे भी अकाउंट में दिख रहा है, पार्टी के अकाउंट में भी पैसा दिख रहा है। उसके बीच की लिंक गायब थी कि किसने किसको दिया, वो ऑब्सक्योर रखी गई थी। आई थिंक इवेंचुअली ये जो मूव था, ये अरुण जेटली उन्होंने पायलट किया था, लवासा साहब थे, उसके बाद सुभाष गर्ग जो थे
वो लार्जली मैं कहूंगा कि ही वाज मैनिंग द मैटरनिटी वार्ड एज फार एज द इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर कंसर्न, और आइडियलिज्म था उस समय उनमें भी, बट उस आइडियलिज्म में एक प्रैग्मेटिज्म आ गया था कि भाई जो पिछली स्कीम है वो टोटली ऑब्सक्योर है, तो उस टोटली ऑब्सक्योर से हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। ये बात लोगों को पता थी, कहीं ना कहीं जाकर के ये मामला अटकेगा कि लोग पूछेंगे, सवालात पूछेंगे, लेकिन इवेंचुअली ये नहीं लगा था लोगों को कि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि मैंने एक बार पूछा था अरुण जेटली जी से और हसमुख आदिया साहब से भी, डू यू थिंक दे विल बी लीगली टेनेबल इन द कोर्ट्स, बिकॉज इफ समबडी गोज एंड आस्क्स फॉर द डिटेल्स देन व्हाई शुड इट बी हिडन। हाँ, इनफैक्ट मैं इसमें बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने भी उस समय ऑब्जेक्ट किया था। इलेक्शन कमीशन हैड ऑब्जेक्टेड कि उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा करना है तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने का और बांटने का काम हमें दीजिए, हम करना चाहते हैं इसको। आई थिंक नवाज साहब ने इसको मेंशन करना भूल गए, बट ही वाज नॉट देयर इन इलेक्शन कमीशन, ही वाज इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एट दैट टाइम। तो क्या है कि ये जो इसके लेक्यूने थे उसके कारण मुझे लगता है कि एक लेसर इविल कंपेयर टू द ओल्ड टाइम्स। और आज की तारीख में व्यवस्था नहीं पता निखिल हमको कि अब क्या व्यवस्था है। अगर ये पूरे जो अमेंडमेंट्स थे वो खारिज कर दिए गए हैं तो वी हैव रिवर्टेड बैक टू द ओल्ड टाइम्स। कि आपने देखा इस सरकार ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पिटीशन कर सकते थे, चैलेंज कर सकते थे, लार्जर बेंच मांग सकते थे, दे हैव नॉट। इवेंचुअली आई हैव ए फियर दैट समवेयर द गवर्नमेंट विल रिलिश द आइडिया कि अब के बाद जिस तरह से विपक्ष ने एक नई लाइन पकड़ी है कैपिटलिस्ट को गाली देने की, उनको दैट प्रॉफिट हैज बीन मेड अ डर्टी 6-letter वर्ड, उसमें अगर ऑब्सक्योर फंडिंग होती है तो इसकी एडवांटेज सबसे ज्यादा बीजेपी को होने वाली है, अगर वो सत्ता में दोबारा आ जाती है या जो भी सत्ता में आने वाला है। जी, ये एक लंबी बहस है जिसके अलग अलग पहलुओं पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। 4 विद्वानों ने हमें इतना समय दिया, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री जी, अशोक लवासा जी, राहुल श्रीवास्तव जी, पी वैद्यनाथन अय्यर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले सत्र की तरफ, बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। 22 मार्च 2024 की ढलती दोपहर को जब हम नेता नगरी का ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तब अदालतों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दलीलें जारी हैं, पर इतना अभी तक तय है कि वो हिरासत में हैं। ये भी तय है कि दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में नए सिरे से उथल पुथल हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के क्या मायने हैं, राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे, ज़मीन पर असर क्या होगा, अगर उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ जाए जैसे उनके साथियों को रहना पड़ रहा है, तो क्या दिल्ली को कोई नया मुख्यमंत्री मिलेगा, या जैसा आतिशी कह रही हैं कि जेल से ही सरकार चलेगी। अन्ना हजारे के उस बयान का क्या मतलब निकाला जाए कि हम तो शराब का विरोध करते थे, ये शराब पर नीतियां बना रहे हैं। पुराने साथियों के मुस्कुराते हुए मुदित ट्वीट्स का क्या, जिसमें कहीं सीधा तो कहीं छिपा हुआ हमला है। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 मेहमान। हमारे साथ हैं लल्लन टॉप के डिप्टी एडिटर जो पिछले 1 दशक से आम आदमी पार्टी के जन्म और फिर उसके विस्तार पर एक नागरिक की हैसियत से नजर रखे हुए हैं, कुलदीप मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप आपका। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर जिनको आप पहले भी कई बार नेता नगरी में देख चुके हैं, प्रीति चौधरी जी। प्रीति जी, आपका भी स्वागत है, आप भी लगातार आम आदमी पार्टी कवर करती हैं। तीसरे हमारे मेहमान हैं इंडिया टुडे से जुड़े हुए एडिटर कुमार कुणाल जी, इनको भी आप पहले देख चुके हैं। कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुनीश भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो CBI, ED, IT इत्यादि को कवर करते हैं इंडिया टुडे ग्रुप के लिए। कुलदीप जी, पहला सवाल आपसे ही है क्योंकि आपको जल्दी आना है। काडर के लेवल पर, वोटर के लेवल पर और लीडर के लेवल पर आपको क्या लगता है किस तरह के असर हो सकते हैं? देखिए, असर से पहले ना इस गिरफ्तारी ने क्या किया है, भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल का जो उभार था, ऐसा लगता है कि आज की तारीख में समय का एक चक्र पूरा हो गया है। क्योंकि जब 13-14 साल पहले उनका जो पॉलिटिकल राइज था वो एक एंटी करप्शन क्रूसेडर के तौर पर राजनीति में आए, राजनीति से पहले आंदोलन में आए, आंदोलन से ये पार्टी निकली, जिसकी सारी जो मांग थी वो लोकपाल से, जन लोकपाल के आंदोलन से शुरू हुई थी, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात से शुरू हुई थी,
चंदा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ लेती हैं उनकी लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग से शुरू हुई थी, और छोटे छोटे घूस, भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट मांग बातचीत से ये सारा आंदोलन निकला था। पर भ्रष्टाचार के आरोप में उनके जेल जाने से एक समय का ये चक्र पूरा हुआ है। जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी तो बार बार जो बात कही जाती थी कि ये जस्ट अनदर पार्टी नहीं है, अब इस परसेप्शन को मजबूती से कहा जा सकेगा कि ये जस्ट अनदर पार्टी है जिसके दामन पर दाग हैं, क्योंकि ये एक प्रक्रियागत तरीके से हुआ है, एक क्रोनोलॉजी हुई है। खेल सारा परसेप्शन का है कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम अमुक किस्म की ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। आप आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर आज की तारीख में जाएं, आपको खोजना पड़ेगा कि डोनेशन की लिस्ट में कहाँ मिलेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अलावा जो लोग डोनेट कर रहे हैं, अगर मैं उनकी सूची देखना चाहता हूं तो वेबसाइट पर आसानी से वो उपलब्ध नहीं है, वेबसाइट पर नहीं मिली मुझे। कोई तरीका हो और तो वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो उनके स्वयं के बारे में जो होलियर देन दाओ वाली जो अप्रोच थी वो धीरे धीरे उसका क्षरण हुआ है, और आज उसके लिए एक प्रस्थान बिंदु है जब उनके सबसे बड़े नेता जेल चले गए हैं। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा बात है कि असर क्या होगा, ये तो एक किस्म का अनुमान है और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बेहतर सवाल है, लेकिन ये इस बात के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या आम आदमी पार्टी इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रही होगी। मेरा अंदाज़ा है कि बिल्कुल उनको ये इस बात का अंदाज़ा था। एक बार कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने ये बात दलील के तौर पर कही भी थी, जिससे ऐसे संकेत मिले थे कि केजरीवाल भी अरेस्ट हो सकते हैं। सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी अभी जो हो रहा है ये भी कागज़ों पर इसकी रणनीति बना करके काम कर रही होगी कि अरेस्ट के बाद क्या होगा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के जेल में जाने के बाद एक परिवर्तन इस केस में ये है कि अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी अभी तक नहीं छोड़ी है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है, अनुमान ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी अभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक दिल्ली में एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा कि वो अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता है, कंसीडरिंग आम आदमी पार्टी का जो वर्क कल्चर है वो एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सारा कैंपेन घूमता है और नायकत्व वहाँ महत्वपूर्ण है। जो कैडर वाली बात है, कैडर को संदेश, और वो मुझे ये लगता है कि ये पार्टी आंदोलन से निकली है। इसके कार्यकर्ताओं को आप पढ़ें तो वैचारिक तौर पर लोडेड कार्यकर्ता हैं, उनके पास अपना एक नैरेटिव है। मतलब वो नैरेटिव उनको 2012-13 से जो भी कंडीशन किया गया है उसमें वो यकीन रखते हैं। मेरा ये, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत वैचारिक तौर पर लोडेड कार्यकर्ता हैं, तो वो दूसरा आंदोलन की चूँकि संस्कृति है, तो ये तो आप मानकर चलिए कि सड़क पर आपको आने वाले समय में प्रदर्शन दिखेंगे। वो प्रदर्शनों की इंटेंसिटी टैक्टिकल तरीके से कम और ज़्यादा हो सकती है कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोर्ट की पहली टिप्पणी क्या आती है, फाइंडिंग्स क्या आती हैं, बट चुनाव तक मुझे लगता है कि वो प्रदर्शन आपको दिखेंगे। असर क्या होगा, अगेन इसमें दोनों तरह की बातें हैं। हमने ये देखा है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में सहानुभूति एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत ऐसा रहा नहीं है, पिछले 2 चुनाव देखें, कि वो मजबूत टक्कर में कही जा सके भारतीय जनता पार्टी के, है ना। लेकिन क्या वो इतना बड़ा सहानुभूति का इतना बड़ा फैक्टर हो सकता है कि वो 6 या 8% की बढ़ोतरी किसी सीट पर दिला सकता है कि कोई जो 7 सीटें हैं उनमें से कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने लायक स्थिति में आ जाए? ये देखने वाली बात है। ये हम आने वाले 15-20 दिनों में थोड़ा बेहतर इस पर एक आकलन कर सकेंगे। शुक्रिया कुलदीप। प्रीति, एंटिसिपेट जो कुलदीप कह रहे हैं हम सब लोग बार बार कि आज गिरफ्तारी होगी, कल होगी, हो सकती है, सारे रिलीफ खत्म, पार्टी में अंदरूनी तौर पे क्या चल रहा था इस चीज़ की, इसकी तैयारियों को लेकर, और अब सेकंड इन कमांड कौन होगा या कौन ज़्यादा डे टू डे ऑपरेशंस को रन करेगा सरकार के, पार्टी के, जो कि पंजाब में भी है? आकलन तो, आइडिया तो बहुत पहले से था आम आदमी पार्टी को। अगर आप देखें पिछले 2 महीने से एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती जहां पर आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता ये आके ना बोले कि देखिए अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं। उन्होंने पूरी जो पॉलिटिकल ज़मीन अगर आप बोल दें या कुछ भी बोल दें, उन्होंने वो बना ली थी कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हैं। एक ना अंग्रेजी में कहते हैं दैट यू नो इट्स कमिंग बट इट हैज़ टू कम फॉर यू टू बी रेडी फॉर इट। तो अगर जैसे हम देखें एक
जो वॉर लाइक सिनेरियोज होते हैं कि एक प्लान होता है कि इन केस दिस हैपेंस वी विल रोल आउट प्लान बी, पर आम आदमी पार्टी के लिए प्लान ए बी सी डी अभी तक सिर्फ अरविंद केजरीवाल रहे हैं। और अगर आप दिल्ली में देखें कि कौन संभालेगा, बहुत क्लियर उनका ना, जैसे एक बात तो तय है, जो सेकंड और थर्ड लीडरशिप है एज बिग एज अरविंद केजरीवाल, वो कल्टिवेट नहीं हो पाई है आम आदमी पार्टी में। आप वर्क डिस्ट्रीब्यूशन उनका देखें, दिल्ली में आतिशी हैं जो मनीष सिसोदिया जी के सारे पोर्टफोलियो खुद लेकर चला रही हैं, सरकार चला रही हैं, आतिशी उनको असिस्ट कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज, पर उनके पास वो टाइटल नहीं है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का। दिल्ली अगर आप देखें, पहले जब मनीष सिसोदिया थे तो अरविंद केजरीवाल जी ने मोर और लेस दिल्ली मनीष सिसोदिया जी को सौंप दी थी कि तुम दिल्ली चलाओ, मैं पार्टी का फुटप्रिंट आगे लेके जाऊंगा। तो जब पंजाब की बात आई, तब गोवा की बात आई, जो गुजरात का इनका प्लान था, गुजरात उन्होंने जम के इलेक्शन लड़ा, वो सारा अरविंद केजरीवाल का एक्सपेंशनिस्ट मूव था आम आदमी पार्टी के लिए। उस वक्त था कि अब दिल्ली मनीष सिसोदिया जी को छोड़ दिया जाएगा, वो चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल पार्टी का एक्सपेंशनिस्ट फेज होंगे, उसमें जाएंगे। पर उस सब पे अभी फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि क्या होगा, आतिशी दिल्ली तो चला लेंगी, सौरभ उनको असिस्ट कर लेंगे, पर आपके पास जो एक वोट कैचर है, जो फेस है, जो पॉलिटिकल ड्रॉ है, जो आपका एंड ऑल और बी ऑल है अभी तक, वही आपके पास नहीं है। तो आप फॉरगेट अबाउट एक्सपेंशन, हाउ विल यू कीप योर पार्टी टुगेदर। अब क्या तय हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ही अपनी जो गवर्नमेंट है वो जेल से चलाएंगे। अभी तक आम आदमी पार्टी बहुत क्लियर है। मेरा अनुमान है सौरभ के अगर, क्योंकि उस बात पर, ये बात तो, क्योंकि एक तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग गया है, अब इसमें जो एलजी हैं वो आके कह सकते हैं कि देखिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सीएम जेल में होते हुए सरकार नहीं चला सकते, एंड ही कैन पुश फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी विल यूज इट एज अ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ऑफ सॉर्ट्स, और वो रिप्लेस नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल को। वो एक मैसेज लेके जाएंगे लोगों तक कि देखिए इस सरकार ने 62-63 एमएलए वाली गवर्नमेंट को गिरा दिया है, और देखिए हमारे, बेसिकली लेके जाएंगे जो तानाशाह का जो पूरा उनका एलिगेशन चल रहा है कि इन्होंने सरकार को गिरा दिया है। सो मैं डेफिनेटली एक रिप्लेसमेंट नहीं देख रही हूँ फ्रॉम द आम आदमी पार्टी साइड, क्योंकि बार बार बात चल रही है कि आतिशी ऑफिशियल सीएम के रोल में आएंगी। मुझे विधानसभा अध्यक्ष उनका भी नाम चल रहा है, जो भी, अगर के ये सीएम के रोल में आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ रोल बहुत डेफिनेटली बटे हुए हैं, और सिंपैथी फैक्टर, सहानुभूति फैक्टर की जो हम बात करते हैं फॉर द आम आदमी पार्टी, इट हैज बिन की। अगर आप देखें, और कुणाल भी इसमें ऐड करेंगे, जब से इंसेप्शन हुआ है 2012 से अगर आप इनकी जर्नी देखें, सहानुभूति, सिंपैथी हैज बिन की फॉर अरविंद केजरीवाल। और इस बारे में अगर हम लोकसभा की बात करें, जैसे आप हमारे कुलदीप भी बोल रहे थे, कितना हेल्प करेगा लोकसभा, विल बी द फर्स्ट लिटमस टेस्ट फॉर द आम आदमी पार्टी के सहानुभूति है कि नहीं। अगर आप देखें 2019 में 56% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट शेयर क्या होता है, ये दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात कर रही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट शेयर क्या होता है, 36% कोर वोट शेयर है दिल्ली का। अगर आप देखें पिछले हम 4 चुनाव ले लें, 36 उनका, मतलब गिनती उनकी 36% से शुरू होती है। तो जो 56, जो उनको एक्स्ट्रा 20% लोकसभा चुनाव में मिलता है, वो उनका जो आम आदमी पार्टी का वोटर है, जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पे मोहर लगाता है, वो आके लोकसभा पे मोदी और भाजपा पे मोहर लगाता है। तो वो 20% अगर वो वोट शेयर इस लोकसभा चुनाव में सहानुभूति, सिंपैथी, जो भी आप मान ले, अगर वो वापस अरविंद केजरीवाल को वोट करता है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल का वोटर है, अरविंद केजरीवाल का वोटर लोकसभा में बीजेपी वोट करता है, तो अगर वो वोट करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि सहानुभूति, सिंपैथी फैक्टर वर्क किया है। और अगर वो वोट नहीं करता है तो आप कह सकते हैं जो करप्शन, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट है अरविंद केजरीवाल का, एक एंटी करप्शन क्रूसेडर आज खुद उसमें फंसे हुए हैं। बेसिकली यू नो ही हैज फॉलन विक्टिम टू द एग्जैक्टली विक्टिम, और he has fallen into the trap of what he wanted to fight. You can look at it both ways, whether he has willingly walked into it or he has fallen victim into it. पर वो सहानुभूति अगर करप्शन स्टिक करेगा या नहीं करेगा, that 20% of that floating vote percentage will decide in Lok Sabha whether it will go back and vote Arvind Kejriwal or go back to the BJP in saying कि ये तो करप्ट है।
and that will be one of the biggest indicators whether there is sympathy or not in Lok Sabha. This is primarily we are talking about Delhi or you are including Punjab as well. No, I'm लोकसभा में ही, लोकसभा में भी हम दिल्ली की सीटों में बात कर रहे हैं या पंजाब की भी, क्योंकि एक ये एलिगेशन भी लगता रहा है कि भगवंत मान को कितना फ्री हैंड है पंजाब की सरकार चलाने में, और कभी राघव चड्ढा या कभी जो संजय पाठक। आप मुझे बताइए, आपको राघव चड्ढा पंजाब में दिखे अगले पिछले 2 महीने? नहीं दिखे। तो अगर आपको नहीं दिखे, वहां पर बहुत कौन फिर उनका सब्स्टिट्यूट कौन हुआ? बहुत क्लियर डिसाइड हो गया है कि भगवंत मान सरकार अभी पंजाब में चला रहे हैं। 2 महीने पहले तो नहीं चला रहे थे। चाहे नहीं, अगर आप देखें कि इंटरफेरेंस, देखिए इंटरफेरेंस एक अलग बात है, पर भगवंत मान आपको एक सिख चाहिए एज योर फेस, और वेदर इट विल इम्पैक्ट, देखिए पंजाब का डायनामिक, अगर आप पंजाब को लेके आते हैं उसका एक दूसरा डायनामिक खुलता है। अगर अकाली और बीजेपी में गठबंधन होता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ देयर विल बी अ रीथिंक बिटवीन कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी। अभी वो 13 की 13 सीट अलग लड़ रहे हैं, पर अगर अकालीज और बीजेपी का गठबंधन होता है, दे कुड बी अ रीथिंक। अभी तो कहेंगे कि कुछ नहीं है, पर political dynamics will work in such a way that there could be a rethink on that alliance. तो पंजाब को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं क्योंकि पंजाब का political dynamics are very different. So at least where Lok Sabha that I'm saying, but who will be the face? Who will, because they have 7, उनकी 7 सीटें हम वो दिल्ली, आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ेगी, 13 सीटें पंजाब, मतलब विद अलायंस 4 और अदरवाइज 7, 13 पंजाब में लड़ेंगी और 1 हरियाणा और 1 गुजरात में। आपका कैंपेनिंग फेस कौन है? स्ट्रेटेजिक फेस आपके संदीप पाठक हैं, क्योंकि वो आपकी स्ट्रैटेजी बताते हैं, वो बैक एंड रूम बॉय हैं, पर वो एक पॉलिटिकल फेस नहीं है, वो आपके वोट कैचर नहीं है। इसमें जो भगवंत मान है, जो हमेशा अरविंद केजरीवाल के 2 कदम पीछे चलते हैं जब रैलीज होती हैं, उनको अभी 1 कदम आगे लेना पड़ेगा। भगवंत मान को अगर चाहे ना चाहे, ही विल हैव टू बिकम द वोट कैचर फॉर द आम आदमी पार्टी। उनको जाना पड़ेगा गुजरात में कैंपेन करने, हरियाणा में कैंपेन करने, अपनी 13 सीटें पंजाब में, और ये भी देखना होगा उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी इफेक्टिवनेस कितनी होती है। तो देयर इज, एक बात तो तय है दैट देयर इज अ कंप्लीट डेफिसिट वेयर टैलेंट इज कंसर्न ऑफ वेयर आम आदमी पार्टी कम्स इनटू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन और विजय नायर, 5 लोग जो हैं स्ट्रेटेजिस्ट। विजय नायर जेल में है, जो आपके बेसिकली लुकिंग एट मनी एवरीथिंग एल्स। सत्येंद्र जैन जेल में है। दूसरा नेता अगर आप देखें, मनीष सिसोदिया एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी में बहुत बढ़िया काम करते थे, ही वाज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप दिल्ली को देख लें। पर मैं ये आम आदमी पार्टी के पर्व्यू से बता रही हूँ। अगर पॉलिटिकल नेता देखें तो एक संजय सिंह वो नेता थे जो अभी जेल में है, और एक अभी अरविंद केजरीवाल जो आपका बिगेस्ट फेस है वो जेल में है। इट्स एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ सॉर्ट्स फॉर द आम आदमी पार्टी राइट नाउ। अगर ये उभरेंगे, उभर पाएंगे, टाइम विल टेल। थैंक यू प्रीति। कुमार कुणाल हमारे साथ हैं। कुमार, जो अदालत में दलीलें दी जा रही हैं आप भी देख रहे हैं, पार्टी पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, फिर हाउस एवेन्यू कोर्ट जाती है, चुनाव आयोग में भी दस्तक दे रही है। रणनीति के स्तर पर क्या तैयारियां थी पार्टी में अरविंद की संभावित गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, प्रीति ने बहुत सारी बातें कही कि लगता है ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, सीएम बने रहेंगे। ये बात समझ में तो आती है कि क्यों रहेंगे, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई 2012 से लेकर के आज 2024 है, तकरीबन 12 साल हो गए। उसका अगर हम पूरी जर्नी देखते हैं तो एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे, अगर पार्टी के अध्यक्ष मुखिया रहेंगे, जिसको हम कहते हैं नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी में, वो भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने पावर शेयर नहीं किया, और जिन लोगों ने उसकी डिमांड की वो एक एक करके बाहर हो गए। ये भी हमने देखा, चाहे वो आप शुरुआत से ले लें, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, आशुतोष, और बहुत सारे नाम है, योगेंद्र यादव सरीखे, बहुत सारे नाम, कपिल मिश्रा भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये एक तरीके से एक यूएसपी रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चलाने की, कि वो पूरी तरीके से शक्तियों को अपने पास नियंत्रित रखते थे, और उनका एक तरीके से करिश्मा भी था, जिसकी वजह से दिल्ली भी जीतते गए, पंजाब में भी उन्होंने सरकार बनवा दी, और गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन
कि अब क्या होगा, क्योंकि आज की तारीख में वो अगर जेल जाते हैं तो उनके सामने दो विकल्प हैं, या तो वो किसी को अपनी जगह पर बैठाएं या फिर वो सरकार चलाए जेल से। जेल से अगर सरकार चलाएंगे तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ पर उपराज्यपाल से ऐसे ही 36 का आंकड़ा है। जो अरविंद केजरीवाल है या उनकी पार्टी है, वो एक रिपोर्ट देगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, राष्ट्रपति के पास एक रिपोर्ट जाएगा 239AA और 239AB, जो दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान हैं, धाराएं हैं जिनके तहत दिल्ली का प्रशासन चलता है। उसमें आगे क्या हो सकता है, उसमें यही हो सकता है कि हाँ, किस तरीके से एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर रह करके वहां पर कामकाज कर रहा है। जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल में भी ये बात कही जाती है कि अंदर से सरकार में कोई मीटिंग नहीं कर सकते आप कैबिनेट के मुखिया हैं, कैबिनेट जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करते हैं, तो क्या जेल से कैबिनेट मीटिंग करेंगे? दूसरी बात, जो दूसरा प्रॉब्लम आएगा वो ये रहेगा कि अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की एक कमेटी बनाई गई है उसकी भी अध्यक्षता करते हैं खुद मुख्यमंत्री, तो क्या वहां पर उनकी जगह कौन लेगा? बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम करना पड़ेगा तकनीकी तौर पर भी। तो सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है, एक तो नैतिकता का मामला भी है कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी बनी थी, जो बता भी रहे थे कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट कैंपेन चलाकर आंदोलन से आप निकले और उसके बाद आपने पार्टी बनाई, तो हाई मोरल ग्राउंड। और यहीं पर जो सुनीता केजरीवाल का नाम चलता है, वहां पर जो सबसे बड़ी विकट समस्या आती है अरविंद केजरीवाल के सामने, वो यही होता है कि आप इतना हाई मोरल ग्राउंड ले चुके हैं परिवारवाद और तमाम चीजों को लेकर के, फिर आप सुनीता केजरीवाल को कैसे कमान सौंप सकते हैं? ये आपने सुनीता केजरीवाल का जिक्र किया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, देन यू प्लीज कंटिन्यू। सुनीता केजरीवाल के अलावा और कौन कौन से नाम चल रहे हैं अगर बदल देते हैं तो? देखिए, अगर आप सीनियरिटी के लिहाज से देखें तो गोपाल राय हो सकते हैं, लेकिन गोपाल राय बहुत ज्यादा मेडिकल उनके कंडीशंस ऐसे नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री अभी उनको दिया जा सकता है, तो वहां पर गोपाल राय का नाम साइडलाइन हो जाता है। बचते हैं जो मंत्रालय संभालते हैं, उनमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज। आतिशी को अभी सारे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, चाहे वो फाइनेंस हो और भी बाकी एजुकेशन है, वो सभी विभाग लगभग जो मनीष सिसोदिया चलाते थे वो दिया गया है। और आतिशी अभी एक तरीके से अनकहे तौर पर वो नंबर 2 तो है अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में, तो उनका नाम है। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि वो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, पहली बार विधायक बनी है, कई सारे 3 बार के विधायक हैं, तो पार्टी के अंदर की जो डायनामिक्स है उसमें आतिशी को मंजूर किया जाएगा बतौर मुख्यमंत्री, ये थोड़ा सा गले नहीं बैठता है। और अंदर खाने जो आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता हैं वो आतिशी के नाम को लेकर के बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं बताए जाते हैं। सौरभ भारद्वाज को दिया जाएगा सरकार का कमान, ऐसा लगता नहीं है, जिस तरीके से उनका 36 का आंकड़ा रहा पूरे ब्यूरोक्रेसी के साथ। ऐसे में रामनिवास गोयल, अब रामनिवास गोयल जो है वो विधानसभा अध्यक्ष हैं इस समय, और बहुत जो सबसे पुराने एमएलए में से अभी हैं उनमें रामनिवास गोयल का नाम आता है। और 1993 में रामनिवास गोयल पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, और वो पुराने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। और जब 2015 में वो चुनाव जीत करके आए तो बीजेपी छोड़ करके आए थे, तो एक तरीके से वो बहुत पुराने हैं पॉलिटिशियन के तौर पर, और विश्वास पात्र हैं अरविंद केजरीवाल के, तो हो सकता है। लेकिन मुझे, जैसा मैं प्रीति से इस बात से सहमत हूं कि अभी अरविंद केजरीवाल ने किसी नाम पर नहीं सोचा है। दूसरी बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल बदल देते हैं, अगर पार्टी को में ये कहते हैं कि पार्टी में से किसी को हम बनाते हैं नया मुख्यमंत्री, तो वहां पर कई सारे जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि अगर खेमेबाजी बढ़ी तो पार्टी फिर टूटने के कगार पर आ जाएगी। तो अभी शायद अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी विकट परिस्थिति है कि सरकार बचाई जाए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री रहते हैं जेल से तो सरकार जाने का संकट है, उपराज्यपाल एक रिपोर्ट देंगे और सरकार चली जाएगी, और अगर वहां मुख्यमंत्री बदलते हैं तो पार्टी बचाने का संकट है। तो ये दोनों संकट एक साथ आ गया है, और तीसरा संकट तो है ही कि वो खुद जेल चले गए हैं। और जो लोकसभा की बात हो रही थी कि सबसे बड़े नेता तो हैं ही, सबसे प्रभावशाली वक्ता हैं, और कई लोग मानते हैं इस वक्त की देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई अच्छा
कनेक्ट करता है लोगों के साथ तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो एक नुकसान तो सबसे बड़ा ये भी होगा कि अरविंद केजरीवाल एज ए वक्ता, एज ए कैंपेनर चुनाव से आउट हो जाएंगे। वो भी एक मुश्किल इस समय आम आदमी पार्टी के लिए साफ तौर पर दिखाई देती। मेरा आखिरी सवाल प्रीति और कुणाल आप दोनों से है। कुणाल ने जिसका जिक्र किया, विधायक दल की मजबूती और पार्टी की मजबूती, कहीं इनका शरद पवार की पार्टी या उद्धव ठाकरे की पार्टी जैसा हाल तो नहीं हो? क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती रही कि हमारे विधायकों को प्रलोभन है, तो क्या उस तरह की भी कोई संभावना या आशंका है आप दोनों लोगों के हिसाब से अभी तुरंत, या लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये लड़ाई कितनी लंबी खिंचती है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? प्रीति फर्स्ट यू एंड देन कुणाल। सौरभ, एक चीज़ जो अरविंद केजरीवाल भी बार बार बोलते हैं, रैलीज में बहुत बार बोल चुके हैं कि देखिए, अगर आपने मेरे को 40 विधायक दिए होते तो वो अलग बात थी, आपने मुझे 60 के ऊपर विधायक दिए हैं, तो एक ब्रूट स्ट्रेंथ अगर आप मान ले तो वो है अभी अरविंद केजरीवाल के पास। तो अभी रिसेंटली मैं नहीं देखती कि पार्टी टूटेगी, पर जो लॉन्ग रन है, क्योंकि 25 में चुनाव है फिर से, और ये पहले ही अरविंद केजरीवाल अपने 3rd टर्म में हैं, वो 4था टर्म के लिए फिर फाइट करेंगे और वो चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के लड़ने के लिए। मुझे एक ये बात और लगती है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार चला सकते हैं, जो ब्लीक पॉसिबिलिटी लग रही है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि विधायक दल टूटेगा। पर हाँ, अगर कोई और रिप्लेसमेंट आती है तो विधायक दल पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अभी फ्रॉम हियर ऑन मुझे अभी ये बहुत क्लियर लगता है कि दी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक चीज में बहुत क्लियर है कि वो राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल के लिए तैयार हैं दिल्ली में, पर सीएम बदल जाए उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगता है तो फिर वो वापस वोटर्स के पास, जिस सिंपैथी ने उन्हें बनाया है आम आदमी पार्टी, आम आदमी सिंपैथी, उसके पास जा सकते हैं कि देखिए, इन लोगों ने जो 62 एमएलए की सरकार जो इलेक्ट होके आई थी 2020 में, वो सरकार गिरा दी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। आई एक्चुअली फील दैट अरविंद केजरीवाल और दी आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति शासन प्रेफर कर लेगी इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द चीफ मिनिस्टर्स वेयर दिल्ली इज कंसर्न। पर इसमें जो काडर है, जो मैसेजिंग है, जो आपका खुद का विधायक दल है, जो कुणाल कह रहे थे, इसमें एक बात और आती है, क्योंकि आपने तो डिसाइड कर लिया कि ये सारे समन इलीगल हैं और आप अपना जो पूरा कार्यालय है सीएम का, वो आप जेल से चलाएंगे। पर वो अपॉर्चुनिटी आपने मनीष सिसोदिया को नहीं दी, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने इसको इस्तीफा देना पड़ा। वाकई आपने कोई डेप्यूटी सीएम नहीं बनाया, पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये एक सवाल भी जुड़ेगा, पर मोर और लेस ये एक परसेप्शन बैटल है जो अभी लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जहां तक बात यह है कि किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा, एक बात जो मैं बार बार कहता हूं और कई सारे लोगों से जब बात होती है तो ये भी समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल की आखिरकार स्ट्रेंथ क्या है। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी पब्लिक सपोर्ट, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनका जो कैडर है जो कि उनके साथ जुड़ा रहता है। लेकिन वो जो कैडर है वो लगातार अरविंद केजरीवाल के नाम पर जुड़ा रहा है। क्या उसको अगर कोई विकल्प दिया जाएगा तो वो उतना ही मजबूती से जुड़ा रहेगा, इस पर एक शंका होती है। इसके लिए एक मुझे याद आता है कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तो लगातार जब भी मनीष सिसोदिया की पेशी होती थी तो विरोध प्रदर्शन होता था, कार्यालय से लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट के पास तक। लेकिन बाद में जब खास तौर पर जो सबसे बड़ा डेंट पड़ा वो था जब अरविंद केजरीवाल के घर के बारे में रिपोर्ट आई, और उस समय जब रिपोर्ट आई तो ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी को बताने में बहुत मुश्किल आई कि क्यों आखिरकार इतना बड़ा महलनुमा घर बनाना पड़ा मुख्यमंत्री को, खासतौर पर ऐसे मुख्यमंत्री को जो पहले कहते थे जो कि ना सरकारी बंगला लूंगा ना सरकारी गाड़ी लूंगा। तो इस पर एक बहुत बड़ी उनकी इमेज पर सबसे पहला असर वहीं से शुरू हुआ। दूसरी जो बड़ी बात है कि अभी जो 2 CAG रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई है, एक
तो उसका कुछ हिस्सा सामने आया जिसमें लिकर पॉलिसी को लेकर के कितना नुकसान हुआ, वो एक तरीके से सीएजी रिपोर्ट तैयार है। दूसरी सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के बंगले को के लेकर के भी तैयार है। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से वो तैयार पड़ी हुई है रिपोर्ट, और उसको कभी भी चुनाव के दौरान लेकर के बीजेपी सामने आ सकती है कि देखिए किस तरीके से ये महल बनाया गया, उसमें क्या क्या खर्च किए गए, किस तरीके से पब्लिक मनी का फिजूल इस्तेमाल किया गया। ये एक बड़ा फैक्टर आने वाले समय में हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के पास कई सारे पत्ते हैं, तो बीजेपी भी कई सारे और भी ट्रम्प कार्ड लेकर के बैठी हुई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा कि अरविंद केजरीवाल के बिना कैसे उनकी टीम चुनाव लड़ती है, और उसमें कांग्रेस की भूमिका भी बहुत अहम होगी। और कांग्रेस मान रही है कि अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट वो जरूर कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली अंदर खाने कांग्रेस के नेता बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि ये मौका मिला है कि अरविंद केजरीवाल की सियासत को धीरे धीरे खत्म किया जाए और फिर से वापस उस जगह को हासिल किया जाए, खासतौर पर दिल्ली के अंदर जो छीन लिया था अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से। तो यहां पर कांग्रेस के लिए भी बहुत गेन करने का 2024 और 2025 के इलेक्शन में संभावना है, जिसकी तरफ कांग्रेस के नेता इस समय लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। या मुनीष पांडे का रुख करते हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज को इंडिया टुडे ग्रुप के बिहाफ पर कवर करते हैं और इस मामले पर करीब से नजर रखे हुए हैं। क्या हुआ कोर्ट में, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, और क्या केजरीवाल को भविष्य में रिलीफ मिल सकती है या लड़ाई उनके लिए लंबी है? जी देखिए सौरभ, कोर्ट में एक लंबी सुनवाई हुई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। 3 वरिष्ठ वकीलों ने, जिसमें कि अभिषेक मनु सिंघवी थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ से पैरवी की। लेकिन कुल मिलाकर ईडी की जो पैरवी थी उसको कोर्ट ने मानते हुए 28 मार्च तक ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। यानी कि 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल अब ईडी की कस्टडी में रहेंगे, और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि ईडी एक बार फिर से कोर्ट जाएगी और गुजारिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल को पिछले कुछ और दिनों तक ईडी की कस्टडी में रहने दिया जाए। 14 दिन की कस्टडी कुल मिलाकर ईडी मांग सकती है, उनका ये अधिकार है। अब बात करें कि क्या अरविंद केजरीवाल के लिए आगे आने वाले समय में कोई राहत मिलेगी, क्या इसके बाद वो बाहर निकल पाएंगे, पब्लिक के बीच आ पाएंगे। देखिए सौरभ, अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसके पहले क्या हुआ है लोगों के साथ में जब इस तरह की गिरफ्तारी हुई है। आपको याद होगा इसी मामले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए थे। पिछले साल फरवरी में पहले उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया और बाद में ईडी ने गिरफ्तार किया। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन मनीष सिसोदिया 2 बार सुप्रीम कोर्ट गए, लोअर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, आज तक उनको बेल नहीं मिल पाई। कुछ महीनों पहले संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे इसी मामले में। संजय सिंह को भी किसी अदालत ने अभी तक बेल नहीं दिया हुआ है। विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हुए थे, सबसे पहली गिरफ्तारी इस मामले में उन्हीं की थी, लेकिन अभी तक वो जेल के बाहर नहीं आ पाए हैं। तो पीएमएलए के तहत जिन लोगों की गिरफ्तारी होती है उनके लिए बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा है, चाहे पी चिदम्बरम हो जाए, चाहे अनिल देशमुख की बात कर लें, नवाब मलिक की बात कर लें, हम लोग, ये सभी बड़े नेता थे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अगर गिरफ्तार हुए तो कई महीनों के बाद ही जेल से बाहर आ पाए। तो बहुत मुमकिन है कि ईडी जो सबूत अभी के लिए कोर्ट के सामने पेश करी उसके आधार पर कई महीनों तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रख सकती है। अब बात करते हैं सौरभ की आखिरकार ईडी के पास में वो कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर उनका कहना है कि केस मजबूत है। देखिए, कोर्ट के सामने जब सुनवाई चल रही थी तो ईडी ने कुछ सबूत पेश किए कोर्ट के सामने, और उन्होंने कहा कि इसी आधार पर हमने गिरफ्तारी की है और इसी आधार पर हम उनसे आगे पूछताछ करना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले थे वो बयान जो ईडी ने इस मामले की जांच के दौरान इकट्ठा किए हुए थे और जांच के दौरान उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी। उसमें अगर बात कर ले, चाहे मगुंटा रेड्डी की बात करें, अरुण पिल्लई की बात कर ले, ये सारे वो बयान हैं जो कि एक वक्त आरोपी थे इस मामले में। मगुंटा रेड्डी की अगर बात करें तो वो भी इस मामले में आरोपी थे। मगुंटा रेड्डी इसके लिए खास है क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के सांसद हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से ईडी के आरोपों के मुताबिक उनके दफ्तर में मुलाकात की थी नई शराब नीति के तहत व्यापार करने के लिए। लेकिन जो आगे ईडी ने खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। ईडी का कहना है कि मगुंटा रेड्डी ने अपने बयान में यह कहा कि जब उन्होंने मुलाकात की अरविंद केजरीवाल से तो अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने बोला कि नई शराब नीति के तहत आपका स्वागत है, आप दिल्ली में व्यापार करिए, और उस वक्त शराब नीति आने वाली थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसमें यह बात भी कही कथित तौर पर कि आप जाकर के कविता से मुलाकात करिए
और के कविता से जब उन्होंने मुलाकात की तो पता चला कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी तक पहुंचानी है, तभी जाकर एक ऐसी शराब नीति आएगी जिसमें कि व्यापार करने पर बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में कुछ पैसे बगुंटा रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी को देना था। 25 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जाती है, इस तरह के ईडी के आरोप है। तो जो पैसे का ट्रेल है और इस तरह के जब बयान ईडी कोर्ट के सामने रखा तो कहीं ना कहीं कोर्ट को यह लगा कि अब इस मामले में जांच शुरू है। और चूंकि अरविंद केजरीवाल से सीधे मुलाकात की बात की जा रही है तो इसलिए अरविंद केजरीवाल से इस पर आगे पूछताछ करना जरूरी है। ये एक पहला ग्राउंड था। दूसरा ग्राउंड ये था कि ईडी ने इसमें इन जो बयानों का मैंने जिक्र किया, 5-6 जो बयान ईडी ने दर्ज किए थे, उसके अलावा टेक्निकल एविडेंस की भी बात करते हैं। यहाँ पर टेक्निकल एविडेंस के तौर पर ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको लेकर एक सबूत पेश किया और उनका कहना था कि इस मामले के एक आरोपी हैं समीर महेंद्रू, उनसे अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए फोन पर बातचीत किए और फोन पर उन्होंने कहा कि विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम, यानी कि विजय नायर मेरा लड़का है, उस पर भरोसा करो। और समीर महेंद्रू कौन है? समीर महेंद्रू वो शख्स है जो कि नई शराब नीति के तहत ना सिर्फ दिल्ली में व्यापार किया, उसकी एक कंपनी थी इंडो स्पिरिट्स, वहां से पैसे जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा जा रहा है या रिश्वत के पैसों की बात कर लेंगे, रिश्वत के पैसे अगर उसे कह सकते हैं हम लोग तो वो कहना ज्यादा सही होगा। रिश्वत के पैसे उसी की कंपनी के जरिए हेरफेर हुए थे। तो समीर महेंद्रू इसमें एक आरोपी था। विजय नायर वो शख्स था जिसने ईडी के मुताबिक बिचौलिए का काम किया, अरविंद केजरीवाल का करीबी था। तो इस तरह के टेक्निकल एविडेंस भी ईडी ने कोर्ट के सामने रखे हैं। इसको लेकर भी आगे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार आपने एक आरोपी से बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए फोन पर क्यों बातचीत की थी। तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल के ऊपर और जो सबसे ज्यादा मुश्किल है सौरभ, बढ़ाएगा ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बल्कि पूरी पार्टी की, क्योंकि ईडी ने आज जो सबूत पेश किए उसमें उन्होंने उन लोगों के बयान भी दर्ज किए जिन्होंने गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। और ईडी का यह आरोप है कि उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि चुनाव लड़ने के एवज में उन्हें कैश में पैसे दिए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। और ईडी ने पहले ही ये कहा हुआ है कि 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत थी वो किसी और को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को पहुंची हुई थी। ईडी का आरोप है कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी शराब घोटाले से, उन पैसों का इस्तेमाल गोवा इलेक्शंस में किया गया था। और इसको साबित करने के लिए उनके पास में हवाला का मनी ट्रेल है 45 करोड़ रुपए का। इसके अलावा उनके पास में उन लोगों के बयान हैं जो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि उनको कैश में पैसा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जोड़ने की बात, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पैसों के लेन देन को जोड़ना पड़ेगा तभी आप केस साबित कर पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल से सिर्फ न जोड़ा गया बल्कि पूरी पार्टी से जोड़ दिया गया। ईडी ने यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि एक कंपनी के तौर पर काम कर रही थी और ये कंपनी इस मामले में आरोपी है। और सौरभ, अगर आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया जाता है तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी आरोपी बनता है तो इतिहास में पहली बार होगा कि कोई राजनीतिक पार्टी जो कि नेशनल पार्टी का दर्जा रखती है, उस पार्टी को किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया गया हो। और इसके अलावा अगर आरोपी बन जाते हैं तो ईडी के पास में अधिकार होगा कि ना सिर्फ उनके बैंक अकाउंट, ना सिर्फ उनके जो पैसे हैं उन सबको फ्रीज कर दिया जाए, बल्कि उसके आगे वो चंदा भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को अगर ऐसा हो जाता है। तो ये तमाम तरीके की दलीलें थी और अगले आगे आने वाले 28 मार्च तक इन्हीं सब चीजों को लेकर ईडी बातचीत करेगी। ईडी लोगों के बयानों से आमना सामना कराएगी और उनसे गहन पूछताछ होगी। मुख्य बात यह भी है कि के कविता अभी ईडी की कस्टडी में है और हो सकता है जरूरत पड़ने पर अरविंद केजरीवाल का आमना सामना भी कराया जाए इस पूरे मामले में के कविता से। एक और बात अगर आपके पास में थोड़ा समय हो तो मैं बताना चाहूंगा, ईडी ने कल जब छापेमारी की थी तब एक बड़ी बात सामने निकल कर आई थी। छापेमारी के दौरान ईडी के जो अधिकारी हैं उनको एक 150 पन्नों का दस्तावेज मिला। सौरभ, ये 150 पन्नों का दस्तावेज ईडी के आरोपों के मुताबिक 2 ईडी के अधिकारियों को लेकर था। एक स्पेशल डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर है और एक जॉइंट डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर है। इन दोनों अधिकारियों के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी थी कि कहाँ पे रहते हैं, परिवार के बारे में जानकारी, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो उस दस्तावेजों में लिखी हुई थी। कई सारी गलत जानकारियां भी लिखी हुई थी। लेकिन ईडी का ये कहना है कि 2 बड़े अधिकारियों के बारे में आखिरकार अरविंद केजरीवाल जानकारी इकट्ठा क्यों कर रहे थे,
क्या ये जानकारी कानूनी रूप से हासिल की गई थी या गैर कानूनी रूप से हासिल की गई थी? क्या इन दोनों अधिकारियों की जासूसी की जा रही थी? और दिलचस्प बात यह है कि एक अधिकारी जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर है, वो खुद उस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर में मौजूद थे जब छापेमारी चल रही थी। उनका नाम खुद उस दस्तावेज में है और वो इस शराब नीति मामले की जांच की सुपरविजन कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सीनियर अधिकारी है। तो उनकी देखरेख में ही पूरा जांच चल रहा है। उनका नाम हम इसलिए नहीं बता सकते, सुरक्षा कारणों की वजह से उनका नाम या दूसरे अधिकारी का नाम नहीं बता सकते। तो ईडी ने इसे भी अपने पंचनामा में दिखाया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को सीज किया हुआ है, बाकायदा पंचनामा में इसको इस बात को लिखा गया है। और ये अरविंद केजरीवाल के लिए आगे मुश्किलें खड़ा कर सकता है, क्योंकि ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस दस्तावेज को सीज कर ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो लीगल डिपार्टमेंट है, उनको पहुंचा दिया है कि आप देखिए कि आगे इसमें क्या कार्रवाई करनी है। क्या कोई जासूसी हो रही थी, इसकी जांच करानी है, पुलिस से कोई जांच करानी है, या कोई एक्शन लेना है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो ये एक दिलचस्प बात ईडी की छापेमारी के दौरान निकल कर आई थी। और कुल मिलाकर अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि वो भले से बार बार ये बोल रहे हो कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन सबको सौरभ ये बात की जानकारी है कि जेल से सरकार चलाना आसान नहीं होगा। आपको दस्तावेजों पे सिग्नेचर चाहिए रहते हैं, हर बार एक सिग्नेचर के लिए कोर्ट से परमिशन आप लेकर आ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की बढ़ती नजर आ रही है। सौरभ, आज के नेता नगरी में इतना ही। आप सभी दर्शकों को होली की खूब शुभकामनाएं। जो बड़े हैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम, जो छोटे हैं उन्हें शुभाशीष, और जो समवयस्क हैं उनको गले लगकर होली की खूब बधाई। ये वो त्यौहार है जिसमें हमें मन का मलाल दूर करके आपस में मिलना होगा, आगे बढ़ना होगा। ये वो त्यौहार भी है जब हमें दूसरों की सुरक्षा का, दूसरों की गरिमा का भी खूब ध्यान रखना होगा कि हमारे हुड़दंग से या हमारे किसी भी क्रियाकलाप से किसी को असुविधा ना हो। ये मुस्कान का त्यौहार है, ये साथ आने का और मिठास का त्यौहार है। एक बार फिर से होली की खूब शुभकामनाएं। नेता नगरी आज का यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम चले अपने गाँव, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।